हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए दोस्तों। आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। हम और भी अच्छी न्यू स्टोरीज़ लाते रहेंगे। आइए तो चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। सही कहा। सहायक गेंग ने कियान चमकता दिल की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। ये देखते हुए कि कियान गुस्से से फटने ही वाला है, उन्होंने उसे और नहीं चिढ़ाया और कहा, मुझे आमतौर पर ऐसी प्रेतवादित जगहों पर भेजा जाता है जो बुरी यिन ऊर्जा से भरी होती हैं। वहाँ बुराई की ताकतें इतनी प्रबल होती हैं कि कोई भी इंसान वहाँ नहीं ठहरता, क्योंकि उन दुष्ट आत्माओं को खत्म करने में कभी कभी महीनों लग जाते हैं। मैं इंसानों के साथ घुलना मिलना काफी हद तक भूल गया हूँ। अब मैं दूसरों से आमतौर पर इसी तरह बात करता हूँ। ये काफी मनोरंजक है। कियान चमकता दिल ने उस आदमी की ओर ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गया हो और फिर आर्या महिला स्कूल वन की तरफ मुड़ा। क्या यह आदमी दूसरों से आमतौर पर इसी तरह बात करता था? क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई उसे पकड़कर उसकी धुनाई कर देगा? मास्टर चेन्नई के अलावा उसे कोई नहीं हरा सकता। आर्या महिला स्कूल वन ने कियान के दिमाग में चल रही बात को समझते हुए जवाब दिया। उसने जो कहा वह सच था। सहायक गेंग एक 12वें स्तर के सेलेस्टियल मास्टर थे। अगर वह इंसानों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते, तो गूचे नहीं उन्हें उन आत्माओं को वश में करने के लिए उस सुनसान और छोड़ दिए गए द्वीप पर कभी नहीं भेजते, जिन्होंने अपनी सील तोड़ दी थी। अपने पिछले जीवन में, अगर अंतिम समय पर शेनयू ने धोखा न दिया होता, तो गूचे नहीं और सहायक गेंग की मृत्यु नहीं होती। लेकिन फिर गूचे नहीं बचपन से ही फूरोन को बहुत प्यार करते थे। भले ही वह अभिमानी और रूखी थी, फिर भी गू चेन्नई उसे राह भटका हुआ बच्चा ही कहते थे। जब उसकी मृत्यु हुई तो केवल गू चेन्नई ही उसकी कब्र पर फूल रखने के लिए तैयार थे। हालांकि आर्या महिला स्कूल वन इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन फूरोन की मौत ने भी गू चेन्नई की मृत्यु में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, वरना उन्होंने खुद को हारने नहीं दिया होता। यही एक कारण था कि उसने अतीत में फूरोन को बचाया था, क्योंकि उसके गुरु प्यार के मामले में बहुत भावुक थे। लिफ्ट का दरवाजा एक छोटी सी आवाज के साथ खुला और वे सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। आर्या महिला स्कूल वन और कियान चमकता दिल सहायक गेंग के साथ गलियारे में बाहर निकले, लेकिन कदम रखते ही उन्हें एक महिला के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे अनुमति नहीं है? शेनयू ने सचिव की मेज पर जोर से हाथ पटका और अपनी तीखी नजरों से उसे घूरने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह बंद दरवाजे में साधना कर रहे हैं? चेन्नई जानते हैं कि दादाजी ने हमारी शादी करने को कहा है, तो वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या हमारी सगाई नहीं हुई है? सचिव ने उस पागल सी दिखने वाली शेन यू की ओर देखा और आह भरी, मुझे खेद है मिस शेन। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती, लेकिन जैसा कि आप देख सकती हैं, मैंने उस व्यक्ति को संदेश भेजने की कोशिश की है जो मास्टर चेन्नई के साथ साधना कक्ष के अंदर गया है, और जहां तक मैं देख सकती हूँ वे आपके प्रवेश के लिए सहमत नहीं हैं, क्योंकि वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। 100वीं बार सचिव ने वही शब्द दोहराए जो वह पहले भी कई बार कह चुकी थी। अगर मोटी तनख्वाह का लालच न होता, तो वह अब तक इस्तीफा देकर जा चुकी होती। वह मुझसे मिलने से इनकार कैसे कर सकते हैं जबकि मैं उनकी मंगेतर हूँ? शेन यू ने गुस्से में पलटवार किया। हालांकि वह जानती थी कि गू चेन्नई उससे शादी करने से भाग रहे थे, लेकिन वह जितना भागते, वह उतना ही उनके पीछे जाना चाहती थी। इसलिए नहीं कि वह उन पर मोहित थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने उन्हें बहुत लंबे समय के लिए अकेला छोड़ दिया, तो वह उससे पीछा छुड़ाने का कोई बहाना ढूंढ लेंगे, जो वह नहीं चाहती थी। जैसे ही शेन यू ये सोच रही थी कि बंद गुफा के अंदर कैसे घुसा जाए, कदमों की आहट ने उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। जब उसने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि आर्या महिला स्कूल वन है, तो उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए। भले ही गूचे ने बार बार यह कहते रहे कि यह महिला केवल उनकी शिष्या है, लेकिन आर्या के बारे में कुछ ऐसा था जिसने शेन यू को असुरक्षित महसूस कराया। सेकंड मैडम फो, आर्या महिला स्कूल वन को देखकर शेन यू परेशान तो थी, फिर भी उसने अपना सिर ऊंचा किया और गू संप्रदाय की मालकिन की तरह गर्व से पेश आई। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आर्या महिला स्कूल वन ने शेन यू के घमंडी अंदाज को देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ अपनी भौहें सिकुड़ी। शेन यू ऐसी ही थी, हालांकि उसे गू परिवार के स्वामी की मंगेतर होने पर गर्व था और उसने अपनी साधना का स्तर बढ़ाने के लिए कई संसाधनों का उपयोग भी किया था, फिर भी उसे गू चेन्नई या गू परिवार द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए आभार महसूस नहीं होता था। शायद शेन यू की नज़रों में गू परिवार ही उसका कर्जदार था।
मैं मास्टर चेन्नई से मिलने आई हूँ। हालांकि आर्या महिला स्कूल 1 का मन शेन यू को आग की लपटों में झोंक देने का था, फिर भी उसने खुद पर काबू रखा। उसने अभी तक उस कमीने से नहीं निपटा था जिसने शेन यू के अस्तित्व का फायदा उठाया और गू चेन्नई के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। शेन यू ने आर्या के ठंडे व्यवहार को नोटिस किया, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया कि आर्या उससे इसलिए चिढ़ी हुई है क्योंकि वह गू चेन्नई की मंगेतर है। हाँ, वह जानती थी, भले ही ये दोनों गुरु और शिष्या होने का दिखावा करते थे, लेकिन उनके बीच कुछ तो गड़बड़ थी। वह एकांत साधना में हैं। मेरा मानना है कि मिस आर्या को तब तक इंतजार करना होगा जब तक चेन्नई बाहर नहीं आ जाते। शेन यू ने आर्या को देखकर विनम्रता से मुस्कुराया, लेकिन उसके हाव भाव चुनौती से भरे थे। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और आगे कहा, और अगर मैं सुझाव दूं, तो मिस आर्या को अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। ओह, ये बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती, आर्या महिला स्कूल 1 ने ठंडे स्वर में कहा और सचिव की ओर मुड़कर बोली, मास्टर चेन्नई से कहो कि आर्या उनसे मिलने आई है। अपने पति के साथ, कियान चमकता दिल ने बीच में टोकते हुए कहा। वह अपनी पत्नी को उस खतरनाक आदमी के पास अकेला नहीं छोड़ने वाला था। आर्या महिला स्कूल 1 ने अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें खोलते हुए जोड़ा, अपने पति के साथ। क्या तुमने वह नहीं सुना जो मैंने अभी कहा? शेन यू पूरी तरह से दंग रह गई जब उसने देखा कि आर्या महिला स्कूल 1 ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं क्योंकि गू संप्रदाय में पहली बार किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की थी। चूंकि हर कोई जानता था कि वह गू चेन्नई की मंगेतर है, इसलिए हर कोई उसकी चापलूसी करने की कोशिश करता था। पहले कभी किसी ने उसके साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। मैंने तुम्हें सुना, आर्या महिला स्कूल 1 शेन यू के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन शेन यू बिल्कुल एक पागल कुत्ते की तरह थी, जिसे जब तक पीछे से एक लात न मिले, वह काटने के लिए वापस आती। वह शेन यू की ओर मुड़ी जो उसे घूर रही थी और शांति से कहा, लेकिन मास्टर ने मुझसे कहा था कि जब भी मैं उनसे मिलना चाहूँ, मुझे बस यहाँ आकर अपना नाम बताना होगा। जब तक वह देश से बाहर नहीं है, वह मुझसे निश्चित रूप से मिलेंगे। हाँ, शेन यू ने अपनी आंखें घुमाते हुए उपहास किया, हालांकि उसने अपने हाथों को इतनी जोर से भींच रखा था कि उसके नाखून उसकी हथेलियों के पीछे चुभ रहे थे। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और ताना मारते हुए स्वर में बोली, तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया है। यहाँ तक कि मैं, उनकी मंगेतर होने के नाते, उस जगह कदम नहीं रख सकी जहाँ वह साधना करने गए हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हें अंदर जाने की अनुमति मिल जाएगी। तुम खुद को अपमानित करना बंद क्यों नहीं करती और वापस क्यों नहीं चली जाती? मास्टर गू आपसे मिलने के लिए सहमत हो गए हैं, मिस आर्या। जैसे ही शेन यू आर्या महिला स्कूल 1 को डांटने का आनंद ले रही थी, काउंटर के पीछे खड़ी सचिव बोल पड़ी, जिससे पूरे गलियारे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। शेन यू का पूरा चेहरा, जो पहले उत्साह से लाल था, पीला पड़ गया और वह सचिव को घूरने लगी। हालांकि उसकी नज़र एक जहरीले सांप जैसी थी, लेकिन सचिव जरा भी नहीं दिखी। भले ही शेन यू वास्तव में मास्टर गू चेन्नई की मंगेतर थी, लेकिन गू चेन्नई की मंजिल पर काम करने वाला हर कोई जानता था कि वह नाम मात्र की मंगेतर थी और मास्टर गू का उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह मंजिल शेन यू के नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र में नहीं थी, इसलिए यदि वह सचिव से नाराज भी होती, तो भी शेन यू उस महिला को संप्रदाय से बाहर नहीं निकाल सकती थी। पास में ही खड़े सहायक गैंग जोर से हंस पड़े और फिर उन्होंने अपनी नज़र शेन यू से हटा ली, जिसका गुस्सा अब भड़कने ही वाला था। माफ करना, मुझे लगता है कि मेरी आंख में कुछ चला गया है, और उस वजह से तुम्हें हंसी आ गई। आसपास मौजूद लोग अपने मन में सवाल किए बिना नहीं रह सके। हालांकि शेन यू को जो तमाचा, अपमान मिला था वह बहुत तीखा था, लेकिन सहायक गैंग को उसे इस तरह शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं थी। वह कम से कम अपनी हंसी को कुछ मिनटों के लिए रोक तो सकते थे। शेन यू अपमान से लगभग फटने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ भी उसके पक्ष में क्यों नहीं जा रहा है। न केवल गू चेन्नई उससे शादी करने को तैयार नहीं थे, बल्कि उनके शिष्य भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह सचिव की ओर मुड़ी जो अब उसकी ओर नहीं देख रही थी और मान की, ऐसा क्यों है कि वह चेन्नई से मिल सकती है लेकिन मैं नहीं? आपको इसके बारे में मास्टर चेन्नई से पूछना होगा, मिस शेन, सचिव ने शांति से उत्तर दिया और कंप्यूटर की स्क्रीन से अपना सिर उठाकर शेन यू की ओर देखा, जिसके जबड़े गुस्से के कारण कांप रहे थे। हालांकि सचिव ने सीधे तौर पर नहीं कहा था, लेकिन शेन यू जानती थी कि वह ऐसी बातें कहकर उसका मजाक उड़ा रही है। एक मंगेतर के लिए यह बहुत शर्मनाक था कि उसका होने वाला पति उसकी मंगेतर के बजाय एक अजनबी से मिलना स्वीकार करे। शेन यू इस बात से वाकिफ थी कि उसका और गू चेन्नई का बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठता,
लेकिन उसने सोचा था कि अगर वह उनके दादाजी को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करेगी तो वह कम से कम उसका थोड़ा मान तो रखेंगे। ठीक है, उनसे कह देना कि मैं उनके दादाजी के पास हूँ, अगर वह मुझसे मिलना चाहे तो। शेन यू खुद को और ज्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपने पैरों पर घूमी, अपने चश्मे को नाक पर टिकाया और वहां से चली गई। उसे घमंड से चलते हुए जाते देख आर्या महिला स्कूल 1 ने खुद को नहीं रोका और एक और ताबीज टालिस्मन फेंका, और इस बार ये पहले वाले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लगता है कि आप भी मिस शेन को पसंद नहीं करती, मिस आर्या। सहायक गेंग ने निश्चित रूप से उस ताबीज बाइल टालिस्मन को देखा जिसे आर्या महिला स्कूल 1 ने शेन यू की पीठ पर चिपकाया था। वह ये देखकर अवाक रह गए कि शेन यू को उस ताबीज का पता भी नहीं चला जो उसकी पीठ से सटा हुआ था। हालांकि यह वास्तव में एक उच्च स्तर का ताबीज था, लेकिन शेन यू के साधना स्तर के हिसाब से उसे कम से कम इसका एहसास तो होना चाहिए था। आर्या महिला स्कूल 1 ने शेन यू की ओर देखा जिसके भाव लिफ्ट के अंदर कदम रखते ही और खराब हो गए। उसने बाहर निकल रहे एक बूढ़े व्यक्ति पर अपनी उल्टी ब्रेकफास्ट कर दी, जिससे वह बूढ़ा आदमी रुक गया और सवालिया नजरों से शेन यू की ओर मुड़ा। आर्या मुस्कुराए और बोली, हमारे बीच बस थोड़े वैचारिक मतभेद हैं और कुछ नहीं। सहायक गेंग ने कुछ नहीं कहा, वह बस विनम्रता से मुस्कुराए और अपनी जेब में एक ताबीज वापस रखते हुए आर्या महिला स्कूल 1 और कियान चमकता दिल को आगे बढ़ने का इशारा किया। आपके बाद वे तीनों गु चेन्नई के कार्यालय के अंदर चले गए और शेन यू द्वारा उस बूढ़े व्यक्ति से मांगी जा रही माफी को अनसुना कर दिया जिस पर उसने उल्टी की थी। जैसे ही दोहरे दरवाजों के पास खड़े गार्डों ने उनके लिए दरवाजा खोला, आर्या महिला स्कूल 1 ने उस परिचित कमरे में कदम रखा। उसने सहज रूप से किताबों की अलमारी बुकशेल्फ की ओर देखा, लेकिन तभी उसकी नज़र सहायक गेंग से मिली जो उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। आर्या का दिल धड़क उठा और उसने पूछा, हमें उस बंद गुफा तक कैसे पहुंचना है जहां मास्टर साधना कर रहे हैं? सहायक गेंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और किताबों की अलमारी की ओर बढ़े। उन्होंने एक किताब खींची जिससे अलमारी 2 हिस्सों में बंट गई और सामने विशाल आसमान खुल गया। ऐसे, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये पहले से ही जानती हैं, मिस आर्या। आर्या महिला स्कूल 1 ने बस ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने सहायक गेंग के मुंह से निकला एक भी शब्द नहीं सुना और फिर कमरे के उस किनारे की ओर चल दी जहां दीवार हटकर काले आसमान और सीटी बजाती हवाओं को दिखा रही थी, जिससे उसके बाल लहराने लगे। हालांकि इससे पहले कि वह उस खुले हिस्से की ओर एक और कदम बढ़ा पाती, उसका हाथ पकड़ लिया गया और उसे पीछे खींच लिया गया। तुम क्या कर रही हो? कियान चमकता दिल ने बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि कोई भी उस बड़े छेद से बाहर कदम रखकर सुरक्षित रह सकता है, जो इतना बड़ा था कि उसमें से एक ट्रक गुजर जाए और वह इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल से जमीन पर न गिर जाए। तुम कहाँ जा रही हो? तभी आर्या महिला स्कूल 1 को याद आया कि कियान को नहीं पता था कि यह जगह कैसे काम करती है। वह उसकी ओर मुड़ी और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, सब ठीक है, ये कुछ और नहीं बल्कि एक मृगतृष्णा मिराज है। सही कहा, मास्टर फू। सहायक गेंग ने उस काले आसमान और सीटी बजाती हवाओं की ओर इशारा किया जो बेहद असली लग रही थी और समझाया, मास्टर चेन्नई को ये पसंद नहीं है कि जिन लोगों को वो देखना नहीं चाहते वे उनके कमरे के अंदर घुस आएं। यह उन्हें उन अनचाही मुलाकातों से बचने में मदद करने के लिए एक छोटी सी मृगतृष्णा के अलावा कुछ नहीं है। जिन्हें मास्टर चेन्नई की अनुमति है वे आसानी से इस निकास का उपयोग कर सकते हैं, और जिन्हें अनुमति नहीं है। कियान चमकता दिल ने संदेह से भरी अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए सहायक गेंग से पूछा। हालांकि उसने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन कोई भी देख सकता था कि उसे गु चेन्नई पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। सहायक गेंग ने उसके सवाल पर मुस्कुराते हुए शांति से जवाब दिया, तो वे उनके आराम में खलल डालने के कारण गिरकर मर जाएंगे। यही कारण था कि शेन यू को हमेशा की तरह अभिमानी होने के बावजूद बाहर खड़ा होना पड़ा और गु चेन्नई के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुमति मांगनी पड़ी। अगर यह मृगतृष्णा उसे रोकने के लिए यहाँ न होती तो शेन यू बिना किसी परवाह के सीधे ऑफिस के अंदर घुस जाती, लेकिन क्योंकि वह मास्टर चेन्नई द्वारा इस ऑफिस के अंदर रखी गई शक्तियों और मंत्रों एरिस्ट से डरती थी, इसलिए शेन यू ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। कितना क्रूर आदमी है, कियान चमकता दिल ने मृगतृष्णा को देखते हुए अपने मन में बुदबुदाया। वह कल्पना भी कर सकता था कि इस जगह से गिरकर मरने वालों और यमलोक के पहरेदारों के बीच बातचीत कैसी होती होगी। ओह, तुम्हारी मौत कैसे हुई? मुझे जमीन पर पटक दिया गया क्योंकि मैंने एक खास आदमी के आराम में खलल डाला था। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई जब उसने आर्या महिला स्कूल 1 की बांह पकड़ ली और सावधानी से दीवार के खुले हिस्से के पास गया।
जहां वह खड़ा था वहां से वह गू बिल्डिंग के पास से गुजरती कारों के साथ साथ शहर की रोशनी और चमकते चांद को देख सकता था। यह एक मृगतृष्णा थी। यह मृगतृष्णा कैसे हो सकती थी? ये दिखने में बहुत ज्यादा असली लग रहा था। क्या कोई और विकल्प नहीं है? कियान यही कहना चाहता था, लेकिन उसके पीछे खड़े सहायक गेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि नहीं। और इससे पहले कि कियान समझ पाता कि वह क्या कर रहा है, उस आदमी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। कियान चमकता दिल को फर्श पर अपनी पकड़ ढीली होती महसूस हुई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ खुले और वह चिल्लाया, आह! तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? बात क्या है? एक आवाज ने कियान की चीख को रोक दिया क्योंकि वह अपने पास के कालीन वाले फर्श पर आ गिरा। उसकी पत्नी गुफा की छत से नीचे उतरी, जो किसी परलौकिक धातु से बनी लग रही थी, क्योंकि वह खुल गई और आर्या महिला स्कूल 1 को शालीनता से अंदर आने दिया। कियान चमकता दिल अभी भी सदमे में था। वह कांप रहा था और थरथरा रहा था जबकि उसका दिल उसके सीने के अंदर जोर जोर से धड़क रहा था। अभी कुछ देर पहले उसे यकीन था कि सहायक गेंग ने उसे इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे धकेल दिया है, लेकिन अब वह गुफा की सतह पर बैठा था। क्या तुम ठीक हो? आर्या महिला स्कूल 1 ने अपने सहमे हुए पति की ओर देखा और सहायक गेंग को घूरकर देखा जो उनके पीछे आया था। गेंग को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उसने अजीब तरह से अपनी नाक को छुआ। कियान चमकता दिल ने अपना सिर उठाया और आर्या की ओर देखा, फिर सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल फटने वाला है। ओह प्यारे, क्या तुम डर गए? आर्या महिला स्कूल 1 नीचे बैठी और कियान की पीठ को थपथपाया जैसे किसी बच्चे को दुलारने की जरूरत हो। बू चेन्नई, जरूर, जितना चाहे उतना प्यार जताओ पीडीए, बस याद रखना कि मैं कुंवारा हूँ। अहम। बू चेन्नई अवाक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना गला साफ किया और पूछा, बात क्या है? आपको इसके बारे में सहायक गेंग से पूछना चाहिए। कियान के शांत होने के बाद आर्या महिला स्कूल 1 ने उसे जमीन से उठने में मदद की। उसने अभी अभी मेरे पति को सबसे ऊपरी मंजिल से धक्का दिया जब वह तैयार नहीं थे। आपका सहायक भाग्यशाली है कि मेरे पति का कलेजा और दिल मजबूत है, वरना मैं उसे उसी की रस्सी से लटका देती, कहीं वह मुझे इतनी कम उम्र में विधवा न बना देता। सहायक गेंग। बू चेन्नई अपने सहायक की ओर मुड़े। वह सहायक गेंग की दूसरों के साथ मजाक करने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने अपने सहायक को डांटा था कि वह आम लोगों के साथ ऐसा न करे क्योंकि वे इस तरह की चीज़ों के आदी नहीं होते। सहायक गेंग ने सरेंडर करते हुए अपने हाथ उठाए और कहा, मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना डर जाएगा। तो तुमने क्या सोचा था? ऊपर से धक्का दिए जाने के बाद मैं हवा में डांस करूंगा। कियान चमकता दिल ने अपना सीना थपथपाया और सहायक गेंग को गुस्से और इल्जाम भरी नजरों से घूरने लगा। अभी उसे सच में लगा था कि वह मरने वाला है। मैं उसकी हरकतों के लिए माफी मांगता हूँ, बू चेन्नई ने सहायक गेंग को घूरते हुए कहा। उसकी इस जल्दबाजी भरी हरकत के लिए मैं उसे उचित सजा दूंगा। कैसे? उसे किसी और प्रेतवादित द्वीप पर भेजकर? कियान ने काफी परेशान होते हुए सवाल किया। हालांकि उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, अभी अभी उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई थी। आर्या महिला स्कूल 1 सच कह रही थी, अगर वह थोड़ा सा भी कम बहादुर होता तो उसकी जान निकल जाती। नहीं, मैं उसे एक अनाथालय भेजूंगा। बू चेन्नई मुस्कुराए, जबकि सहायक गेंग का चेहरा पीला पड़ गया। चूंकि उसे मजाक करना बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि उसे बच्चों के साथ खेलने में भी मजा आएगा। क्या आप खुश हैं, सहायक गेंग? बू चेन्नई ने सहायक गेंग की ओर मुड़कर पूछा, जो काफी परेशान दिख रहा था और अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। हालांकि बू चेन्नई ने अपने सहायक को नजरअंदाज किया और आर्या महिला स्कूल 1 की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे इस साधारण से निवास पर उसकी शिकायत करने आए हो। आर्या महिला स्कूल 1 ने उस तथाकथित साधारण निवास को देखा और अवाक रह गई। भले ही बू चेन्नई वास्तव में एक गुफा के अंदर रह रहे थे, लेकिन वह खुद के साथ जरा भी सख्ती नहीं बरत रहे थे। एक आधुनिक मूवी थिएटर से लेकर फर्श पर बिछे कालीन और आरामदायक सोफे तक उनके पास सब कुछ था। यहाँ तक कि एक छोटा अनुयायी भी था जो खाना पकाने और उनके भोजन का ख्याल रखने के लिए जिम्मेदार था। इस गुफा को बंद गुफा कहा जा सकता था, लेकिन यह एक सर्वविदित तथ्य था कि जब भी बू चेन्नई अपने दादाजी से परेशान होते थे, तो यह उनके लिए एक छिपने की जगह हाइडआउट से कम नहीं थी। हालांकि आर्या महिला स्कूल 1 ने बू चेन्नई से बहस नहीं की, वह अपने मास्टर की आदतों को जानती थी। अगर उसने ये सवाल किया कि वह साधना कर रहे हैं या नहीं, तो वह अपना कौशल दिखाना शुरू कर देंगे और फिर ये दिखाने के बहाने कि उनके कौशल कितने अच्छे हैं, उसे द्वंद्व ड्यूअल के लिए चुनौती देंगे।
उसने वह कागज निकाला जिस पर उसने चार्ट बनाया था और उसे गू चेनई को सौंपते हुए गंभीरता से समझाया, मुझे फू परिवार की ओर बढ़ते हुए एक खतरे का एहसास हुआ, इसीलिए मैंने परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये चार्ट बनाया, लेकिन किसी कारण से चार्ट दिखा रहा है कि यूशेन मर चुका है। और तुम्हें क्यों लगता है कि वह जिंदा है? गू चेनई छोटे सोफे से उठे और अपने हाथ में मौजूद चार्ट को ध्यान से देखने लगे। फिर आर्या महिला स्कूल 1 की ओर देखा जिसने आह भरते हुए उत्तर दिया, मैंने उसे एक एस ग्रेड का ताबीज दिया था। जब वह मारा गया तब वह सक्रिय नहीं हुआ, जो मुझे बताता है कि उसकी इस अचानक हुई मौत के पीछे कुछ गड़बड़ है। आर्या महिला स्कूल 1 को अपने कौशल पर पूरा भरोसा था। उसके दिए गए एस ग्रेड ताबीज के साथ फू यूशेन एक बम विस्फोट में भी बच सकता था, तो एक छोटा सा हादसा तो दूर की बात है। लगता है कि मेरी शिष्या और भी बेहतर हो गई है, वह अब एस ग्रेड ताबीज भी बना सकती है। गू चेनई ने आर्या की प्रशंसा की और चार्ट पर नजर डाली। फिर उन्होंने उन शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस का पीछा किया जो अचानक बदल गए थे। भले ही एक इंसान की मृत्यु के बाद ये शिलालेख बदल जाते हैं, लेकिन वे इस तरह धुंधले या चितकबरे नहीं होते। ये केवल ये साबित करता था कि फू यूशेन के साथ जो हादसा हुआ वह मौत से भी बदतर था। गू चेनई ने अपनी आंखें सिकुड़ी और चार्ट को चाय की मेज के सामने रखा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे देवर को दूसरे आयाम सेकेंड डायमेंशन में धकेल दिया गया है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वह मर चुका है। लेकिन उस दूसरे आयाम के भीतर वह जीवित और स्वस्थ है, इसी कारण तुम्हारे ताबीज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हे भगवान, यह क्या मुसीबत है? आर्या महिला स्कूल 1 ने अपना सिर पकड़ लिया और हताशा में गोल गोल घूमने लगी। वह वहां पहुंचा कैसे? मुझे लगा था कि दूसरे आयाम को खोलने वाले सभी मंत्र एरेस जलाकर नष्ट कर दिए गए थे। क्या आपके संप्रदाय में इस विशेष काम के लिए कोई विभाग नहीं है, मास्टर? आर्या ने गू चेनई की ओर देखते हुए इल्जाम भरे लहजे में सवाल किया। उन्होंने उसे दूसरे आयाम का पता लगाना नहीं सिखाया था क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक पूरा विभाग ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रहा था, और अब वह उसे बता रहे थे कि फू यूशेन दूसरे आयाम में था। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह किसी मंत्र अरे द्वारा नहीं किया गया है। आर्या को खुद पर दोष मरते देख गू चेनई ने हाथ उठाकर सरेंडर किया। दूसरे आयाम में जाने के लिए केवल मंत्रों और पोर्टलों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी कुछ मीडियम्स भी अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। आपका मतलब है कि? आर्या महिला स्कूल 1 अचानक समझ गई कि गू चेनई उसे क्या बताने की कोशिश कर रहे थे और उसकी बाईं आंख की नस फड़कने लगी। यह अच्छा नहीं था, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे डर है कि किसी के हाथ फॉन्ग मियान का दर्पण मिरर ऑफ फैंग मिया लग गया है। गू चेनई ने अपने सामने रखे चार्ट को देखते हुए माथा रगड़ा और आह भरी। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी को इसका माध्यम भी बना लिया है। लेकिन कौन इतना मूर्ख होगा जो माध्यम बनने के लिए तैयार हो जाए? एक इंसान को दो दुनियाओं के बीच माध्यम बनने के लिए अपनी जीवन शक्ति लाइफ फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ता है। वे जितनी अधिक जीवन शक्ति का उपयोग करेंगे, वे उतने ही बूढ़े होते जाएंगे। इस दुनिया में हर तरह के मूर्ख लोग हैं। आर्या महिला स्कूल 1 ने मेज से चार्ट झपटते हुए व्यंग्य किया और फू यूशेन के नाम के चारों ओर के शिलालेखों को देखा। चार्ट को वापस रोल करते हुए उसने पूछा, तो मेरे पास उसे वापस लाने के लिए 7 दिन हैं। सही कहा, गू चेनई ने सिर हिलाया और बेबसी से मुस्कुराए। मैं नहीं जानता कि वह मूर्ख कौन है, लेकिन वह फॉन्ग मियान के दर्पण को केवल 7 बार ही खोल पाएगी, इससे पहले कि दर्पण और उनकी जीवन की मुहर लाइफ सील हमेशा के लिए बंद हो जाए। वह रुके और फिर आर्या महिला स्कूल 1 से कहा, तुम्हें जाकर उसे खोजना चाहिए जो ये तबाही मचा रहा है, लेकिन सुनिश्चित करना कि तुम्हें वे टुकड़े मिल जाएं। दूसरे आयाम में खुद जाने के बजाय उन दोनों को भेजना, ठीक है? मैं इसे ध्यान में रखूंगी। आर्या ने सिर हिलाया और फिर कियान चमकता दिल का हाथ थाम लिया। कियान अभी भी उतना ही हैरान दिख रहा था जितना वह तब था जब उसे पहली बार पता चला था कि उसकी पत्नी एक सेलेस्टियल मास्टर है। शायद अब वह उससे भी ज्यादा हैरान था। भले ही कियान चमकता दिल उनकी बातचीत से उलझन में था, फिर भी उसने आर्या को खुद को ले जाने दिया। लेकिन उसके हैरान होने का कारण यह नहीं था कि उसे आर्या और गू चेनई की बातें समझ नहीं आईं, बल्कि यह था कि उसने शायद इस फॉन्ग मियान नामक दर्पण के बारे में पहले कभी सुना था, लेकिन कहाँ? तुम्हें क्या हुआ है? कियान चमकता दिल अपनी सुध बुध खोई हुई स्थिति से बाहर आया और उसने आर्या महिला स्कूल 1 की ओर देखा। वह कार में उसके बगल में बैठी थी। गू संप्रदाय से बाहर आने के बावजूद
कियान ने अभी तक गू परिवार की पार्किंग से कार बाहर नहीं निकाली थी और ड्राइवर की सीट पर एक खोए हुए भाव के साथ बैठा था। आर्या महिला स्कूल 1 ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर अपना सवाल दोहराया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि बात क्या है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं ठीक हूँ, शायद। कियान चमकता दिल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसकी यादों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब है, जबकि वही तक बता सकता था कि बचपन में उसे किस ब्रांड का बेबी फॉर्मूला पिलाया गया था। हाँ, वह इतना शानदार था, लेकिन इस पर उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग के पिछले हिस्से में एक बेचैनी भरा एहसास था जो उसे बता रहा था कि वह कुछ भूल रहा है। और उसने लगभग उस आवाज़ पर विश्वास कर लिया था, क्योंकि जब उसने गुचेनी को ये समझाते हुए सुना कि फॉन म्यान का दर्पण कैसे काम करता है, तो उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वह ये सुनकर हैरान भी नहीं हुआ कि फॉन म्यान के दर्पण का उपयोग किसी को तेजी से बूढ़ा कर सकता है और उन्हें तब तक असहाय छोड़ सकता है जब तक कि उनका जीवन उनकी आंखों के सामने से गुजर न जाए और वे दर्पण द्वारा अंदर खींचे जाने से पहले एक दुष्ट आत्मा की गूंज न बन जाएं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ जानता था, जो वास्तव में बहुत अजीब था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने अपने जीवन में पहले कभी इस खतरनाक दर्पण के बारे में नहीं सुना था। हे, सब ठीक है? ये देखते हुए कि वह और भी पीला पड़ता जा रहा है, आर्या महिला स्कूल 1 ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कियान को धीरे से हिलाया। तुम्हें इस तरह डरने की जरूरत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें फॉन म्यान के दर्पण के अंदर धकेल दिया जाएगा। जैसे ही उसने दर्पण का नाम लिया, कियान चमकता दिल सिहर उठा। इन दिनों वह बदतर और बदतर महसूस कर रहा था। हालांकि उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन वह बार बार एक ही सपना देख रहा था, जहां वह एक विशाल सांप के सामने खड़ा था जो उसे मास्टर कह रहा था। उन दयनीय लाल आंखों के साथ वह अक्सर उससे उसे जाने देने के लिए कहता था। कभी कभी वह एक बच्चे की तरह रोता भी था और कहता था कि इतने लंबे समय तक सील रहने के बाद वह थक गया है। यान एर, क्या तुमने कभी सोचा है, मेरा मतलब है, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे तुम जानते हो, जबकि तुम्हें उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होना चाहिए? कियान चमकता दिल ने सवाल किया, जिससे आर्या महिला स्कूल 1 ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी नज़र उसे एक परखने वाली नज़र से देख रही थी, जैसे कि वह उन गहरे और काले रहस्यों को चुराने की कोशिश कर रही हो जो उसने अपने अंदर छिपा रखे थे। मुझे लगता है कि यह संभव है, काफ़ी समय बाद आर्या महिला स्कूल 1 ने उसे जवाब दिया। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम ये सवाल किस संदर्भ में पूछ रहे हो। आर्या की प्रतिक्रिया सुनकर उसके अंदर जो जिज्ञासा उबल रही थी, वह थोड़ी शांत हो गई। किस संदर्भ में? इस संदर्भ में कि एक सांप जो बगल वाली इमारत से भी बड़ा था, एक बच्चे की तरह रोता है और हर रात उससे शिकायत करता है कि वह उसे कैसे भूल गया। अगर वह ये शब्द बाहर कहता, तो कियान चमकता दिल को डर था कि उसे एक रबर रूम के अंदर भेज दिया जाएगा और उसके शरीर को एक स्ट्रैटजैकेट से बांध दिया जाएगा। कियान का चेहरा पसीने से भीग गया क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया और कहा, छोड़ो, कोई बात नहीं। आर्या महिला स्कूल 1 ने अपनी नज़रें हटाने से पहले कियान की ओर कुछ और बार देखा। उसकी आंखों में ऐसे सवाल चमक रहे थे जो उसने पूछे नहीं, क्योंकि कियान पहले से ही काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। लेकिन उसके कहने का क्या मतलब था कि वह कुछ ऐसा जानता था जो उसे नहीं पता होना चाहिए था? क्या उसका मतलब फॉन म्यान का दर्पण था? लेकिन फिर उसे उस दर्पण के बारे में किसने बताया जो हजारों साल पहले खो गया था? वे दोनों घर लौट आए, जबकि कियान चमकता दिल उन परिवारों की गतिविधियों को देखने में व्यस्त हो गया जो फू परिवार के खिलाफ गए थे। उसके तीसरे चाचा सहित आर्या महिला स्कूल 1 अपने कमरे में चली गई और उसने एक और चार्ट बनाया। फू यू शेन के जाने के बाद अगला नंबर ओल्ड मास्टर फू और फू रोन का था, क्योंकि कदावरकची उनके नामों पर सबसे मजबूत थी। आर्या महिला स्कूल 1 ने चार्ट का अध्ययन करते हुए अपने होंठ भींचे। उसने फॉन म्यान के दर्पण के बारे में सुना था, लेकिन उस दर्पण की कथा के अनुसार वह अपने मालिक की मृत्यु के साथ गायब हो गया था। अचानक वह कहीं से कैसे प्रकट हो गया? क्या इसका मतलब ये था कि वह महिला उसकी मालकिन थी? यानली, उसने स्पेस रिंग से फैंग यानली को बाहर बुलाया। फैंग यानली को प्रकट होने में कुछ सेकंड भी नहीं लगे। वह आर्या की ओर मुड़ी और मुस्कुराई, क्या तुमने मुझे बुलाया? हाँ। आर्या महिला स्कूल 1 अपनी सीट पर सीधी होकर बैठी और उस महिला भूत की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें उस संप्रदाय के बारे में याद है जिसके बारे में मास्टर यजिन ने हमें बताया था? वह पुराना संप्रदाय जो कभी शीर्ष पर था लेकिन फिर एक काला संप्रदाय बन गया। उस संप्रदाय के नेता का नाम क्या था?
सवाल सुनकर फैन ज्ञानली ने भौहें सिकुड़ी, फिर अपनी यादों को खंगाला और अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे याद नहीं है। मुझे याद है कि एक दिन हम उस संप्रदाय के बारे में बात कर रहे थे और मास्टर यजन ने हमें उस महिला का नाम बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। क्या यह मज़ेदार नहीं है? मुझे भी उसका नाम याद नहीं है। आर्या महिला स्कूल 1 ने मजाक में मुस्कुराते हुए ब्रश को मेज पर पटका, जिससे फैन ज्ञानली चौंक गई। मुझे सभी मंत्र, जादू और हाथों के संकेत याद हैं, लेकिन मुझे उस महिला का नाम याद नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि वह अपने सुंदर नाम के प्रति काफी सचेत थी। यान, तुम्हारा क्या मतलब है? फैन ज्ञानली आर्या के अचानक भड़कने से उलझन में थी, लेकिन तभी उसने महिला को कहते सुना, कुछ नहीं, मैं बस किसी के ध्यान और देखभाल से बहुत प्रभावित हूँ, उसने व्यंग्य किया। अगर मैं उस महिला का नाम भी याद नहीं रख पाती जिसने मुझ पर इतना ध्यान दिया, तो यह मेरी बहुत बेरुखी होगी। आर्या महिला स्कूल 1 उस महिला द्वारा खुद को परेशान किए जाने की बात जानकर वास्तव में आग बबूला थी, जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया था। लेकिन चूंकि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उसने उस महिला का नाम खोजने के मामले को दिमाग के पिछले हिस्से में धकेल दिया और फू युशेन के निशानों की तलाश करने लगी। दूसरी ओर कियान चमकता दिल फू परिवार के प्रतिस्पर्धियों की हरकतों पर नजर रखता रहा, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। वे दोनों ओल्ड मास्टर फू को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें बताया कि फू युशेन एक व्यावसायिक बैठक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया है, क्योंकि ओल्ड मास्टर इतने बूढ़े थे कि वे ये सुनकर सहन नहीं कर पाते कि उनका पोता वर्तमान में पूरी तरह से दूसरे आयाम में है। लेकिन इसके बावजूद 3 दिनों तक तलाश करने के बाद भी वे फू युशेन का पता नहीं लगा सके। चौथे दिन उन्हें एक जानकारी मिली, लेकिन वह कुछ अच्छी नहीं थी, बल्कि बेहद भयानक थी। बटलर के, जो ओल्ड मास्टर फू के साथ टहलने गए थे, फू हवेली लौटे और अचानक घोषणा की कि ओल्ड मास्टर फू लापता हैं। ये कब हुआ? फू रोन घर पर ही रह रही थी क्योंकि आर्या महिला स्कूल 1 ने उसे कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी लेने के लिए कहा था। इसलिए जब बटलर के घबराए हुए चेहरे के साथ घर के अंदर आए, तो उसने निश्चित रूप से सुना जब बटलर के ने ली वेनई और आर्या को बताया कि ओल्ड मास्टर फू गायब हैं। बटलर के ने अपना थूक निगला और अपना मुंह खोलकर कहा, मुझे नहीं पता, मैं ओल्ड मास्टर के साथ उसी पार्क में गया था जहां हम आमतौर पर जाते हैं। आप जानते हैं कि ओल्ड मास्टर कैसे हैं, वह लंबे समय तक शांत नहीं बैठ सकते। लेकिन हम दूर नहीं गए थे, हम केवल पार्क के नीचे गए थे जो सड़क के बिल्कुल कोने पर है। ओल्ड मास्टर ने मुझे उन्हें थोड़ी देर टहलाने के लिए कहा था और हम वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक ओल्ड मास्टर को नारियल पानी पीने की इच्छा हुई। उन्होंने मुझसे उस फेरी वाले से एक नारियल खरीदने के लिए कहा जो स्टॉल पर ताज़ा नारियल बेच रहा था। मैं एक खरीदने गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटा, ओल्ड मास्टर वह चले गए थे। बटलर के ने अपना चेहरा ढक लिया और सुबकने लगे। उन्होंने सालों तक एक कर्तव्यनिष्ठ बटलर के रूप में काम किया था और कभी कोई गलती नहीं की थी, लेकिन अचानक उनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह गई और ओल्ड मास्टर फू लापता हो गए। कियान चमकता दिल के चेहरे के भाव गंभीर थे, जबकि फू चूशान के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने अपनी छड़ी के सिरे पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और शांति से पूरी स्थिति का विश्लेषण किया। मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे दादाजी को दिन दहाड़े अगवा करेगा, और अगर उनका अपहरण हुआ भी होता, तो बटलर के ने कुछ सुना होता। ये तथ्य कि उन्होंने कुछ नहीं सुना, ये दर्शाता है कि दादाजी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे वे जानते हैं। कियान चमकता दिल ने अपने बड़े भाई के वाक्य को पूरा किया। उसे और भी बुरा महसूस हो रहा था। किसी अपने के द्वारा पीठ में छुरा घोंपे जाने से ज्यादा दर्द कुछ और नहीं देता। मुझे लगता है कि हमें तीसरे चाचा के घर जाकर देखना चाहिए। आर्या महिला स्कूल 1 अचानक बोल पड़ी, जिससे पूरा परिवार उसकी ओर मुड़कर देखने लगा। हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ओल्ड मास्टर और हमारे परिवार से असंतुष्ट हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सीधे हम पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। और जैसा कि मैंने देखा है, दादाजी की जन्मदिन की दावत में तीसरे चाचा की हरकतों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे पास उन पर शक करने का एक पुख्ता कारण है। हालांकि ऐसी संभावना हो सकती थी कि इस योजना के पीछे फू युशेन का हाथ न हो। कियान चमकता दिल ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फिर अपनी हथेलियों को चेहरे पर रगड़ते हुए सिर हिलाया और सहमति दी। आर्या सही कह रही है। चाचा युशेन की पिछली हरकतों को देखते हुए वह सबसे संदिग्ध व्यक्तियों में से एक है। मैं और आर्या उनके बंगले पर जाकर देखेंगे, जबकि आप बाकी लोग पार्क के सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करने की कोशिश करें। हालांकि कियान चमकता दिल ने ऐसा कहा, लेकिन उसे मुश्किल से ही यकीन था कि उन्हें कुछ मिलेगा। अगर कोई दिन दहाड़े ओल्ड मास्टर फू का अपहरण करने की हिम्मत कर सकता था,
तो निश्चित रूप से उसने एक साफ और सटीक योजना बनाने के बाद ही ऐसा किया होगा। आर्या महिला स्कूल 1 कियान की ओर मुड़ी जो अपना सिर रगड़ रहा था। वह उसके पास गई और एक छोटी शीशी निकालकर उसे थमा दी। यह क्या है? उसने साफ शीशी को देखते हुए पूछा। सिरदर्द और बुरे सपनों की गोलियां। तुम कल रात चिल्लाए थे, उसने तब जोड़ा जब कियान ने उलझन में उसकी ओर देखा। उसके गाल शर्म से लाल हो गए जब उसने शीशी ली और एक हरी गोली अपने मुंह में डाल ली। ऐसी जिंदगी के साथ यह आश्चर्य की बात होगी अगर मुझे बुरे सपने न आए। ये वाकई सच था। आर्या महिला स्कूल 1 ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और घर से बाहर निकल गई। उसके पीछे कियान चमकता दिल भी बाहर आया। बस तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मुझे चाचा यी शेन के खिलाफ कुछ मिला तो मैं उनके चेहरे पर एक घूंसा मारने वाला हूँ, उसने अपनी शर्ट की आस्तीन अपनी कोहनी तक मोड़ते हुए उसे बताया। तो फिर मैं तुम्हारे लिए तालियां बजाऊंगी, आर्या महिला स्कूल 1 ने कहा। जब कियान ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो उसने आगे कहा, क्या? मैं उनकी कोई प्रशंसक नहीं हूँ। इसके अलावा उन्होंने मेरी शानदार छुट्टियां बर्बाद कर दी हैं। आसमान में बिजली कड़की क्योंकि उदास बादलों ने आसमान को एक भूरे ढक्कन की तरह बंद कर दिया था। बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। आर्या को एहसास हुआ कि आज शहर को एक और हिंसक मौसम का सामना करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि दूसरे आयाम में बारिश नहीं हो रही होगी, कियान चमकता दिल ने अपने हाथों से अपना सिर ढकते हुए कहा और कार के अंदर फिसल गया। उन दोनों के पास तो छाता भी नहीं है। मुझे चिंता है कि वे पूरी तरह भीग जाएंगे। तुम्हें सच बताना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन दूसरा आयाम हमारे अपने आयाम का ही प्रतिबिंब है, इसलिए वहां भी निश्चित रूप से बारिश हो रही है। दूसरी तरफ ओल्ड मास्टर फू जमीन पर पड़े एक छोटे से कार्डबोर्ड के डिब्बे के नीचे बैठे थे, जबकि फू युशेन उनके बगल में चेहरे पर मुस्कान लिए बैठा था। वह आदमी इतना खुश लग रहा था कि कोई भी ओल्ड मास्टर फू को उसकी प्रेमिका समझने की गलती कर सकता था। तुम मुझे इस तरह क्या देख रहे हो, बदतमीज? ओल्ड मास्टर फू ने झुंझलाहट भरी आवाज में पूछा। हालांकि वह अपनी झुंझलाहट को कम से कम रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फू युशेन को उन चमकती, मूर्खतापूर्ण और मनोरंजन से भरी आंखों से खुद को देखते हुए देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाए। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊं? ओह नहीं दादाजी, फू युशेन खुशी खुशी खिलखिलाया और उस डिब्बे के नीचे छिप गया। ये डिब्बा संभवतः जीवित परिजनों द्वारा मृतकों को भेंट के रूप में दिया गया कोई पुराना बॉक्स था, क्योंकि उसे उसके अंदर कपड़ों के कुछ टुकड़े मिले थे। मैं बस यही सोचता रहता था कि मैं अपने बड़े भाइयों जितना स्मार्ट क्यों नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आ गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आप पर गया हूँ और मेरे बड़े भाई दादी पर गए हैं। आप दोनों में से वही समझदार थी, है ना? ओल्ड मास्टर फू को पहले तो समझ नहीं आया कि फू युशेन क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जब उन्होंने कुछ देर सोचते हुए अपनी आंखें घुमाईं तो आखिरकार उन्हें बात समझ आ गई। ये लड़का उन्हें मूर्ख कह रहा था। फू युशेन, बस तुम रुको। भूतों की दुनिया में एक दहाड़ गूंजी जिसने उन्हें उन दोनों आदमियों से एक कदम और दूर होने पर मजबूर कर दिया। ऐसा नहीं था कि वे इस अच्छे भोजन इंसानों का स्वाद नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनकी रक्षा करने वाली आभा औरत बहुत शक्तिशाली थी। फू युशेन के बंगले पर पहुंचकर कियान चमकता दिल ने कार रोकी और बाहर निकला। पहरेदारों ने उसका स्वागत किया और बिना कोई सवाल पूछे उसके लिए दरवाजा खोल दिया। भले ही यह बंगला फू युशेन का था, लेकिन हर कोई जानता था कि यह अभी भी कियान चमकता दिल की संपत्ति है और जैसे ही फू युशेन ने कियान के साथ कुछ गलत किया, इसे छीना जा सकता है। ऐसे में इस हवेली के असली मालिक होने के नाते कियान चमकता दिल को इस जगह में प्रवेश करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता क्यों होगी? पहरेदारों ने केवल औपचारिक रूप से लू जियाओ को बताया कि कियान चमकता दिल आर्या महिला स्कूल 1 के साथ उससे मिलने आया है और बाकी की परवाह नहीं की। उफ, ये गार्ड सिर्फ इसलिए कि वे फू कॉर्पोरेशन द्वारा नियुक्त किए गए हैं, हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं। लू जियाओ चिल्लाए और उसने मेज पर रखे लैंडलाइन को जोर से पटका और उसे गुस्से से घूरने लगी। वह इतनी क्रोधित थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह चाहे कितनी भी गुस्से में क्यों न हो, वह कियान चमकता दिल की इस अचानक यात्रा के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। घर की रजिस्ट्री अभी भी फू कॉर्पोरेशन के नाम पर होने के कारण वह उस आदमी को घर से बाहर नहीं निकाल सकती थी, है ना? मम्मी, क्या बात है? फू किंगयुआन, जो बाहर से वापस आई थी, उसने लू जियाओ को सवालिया नजरों से देखा। वह काम की थकान और भूख के बाद खाना खाकर नहाने जा रही थी, लेकिन लू जियाओ के चिल्लाने की आवाज सुनकर रुक गई। और क्या होगा? कियान और उसकी पत्नी हमसे मिलने आए हैं, लू जियाओ ने गुस्से में कहा।
वह इतनी चिढ़ी हुई थी कि उसने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि कियान चमकता दिल और आर्या महिला स्कूल 1 का नाम सुनते ही फू किंगयुआन अचानक कैसे अकड़ गई। अचानक इस तरह हमारा पता लगाना कितनी बदतमीजी है। उन्होंने पहले फ़ोन क्यों नहीं किया? मुझे लगता है उन्हें कुछ कहना होगा, फू किंगयुआन ने धीरे से कहा। हालांकि वह घबराहट महसूस कर रही थी, लेकिन उसने जितना संभव हो सके शांत रहने का नाटक किया। मुमकिन ही नहीं था कि इस मामले का सुराग उस तक पहुंचे, है ना? बिल्कुल नहीं। उसने अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कियान चमकता दिल को पहले से ही उस पर शक हो। उसने अपने गले के थूक को निगला और अपनी माँ से कहा, मम्मी, आप उनसे कह क्यों नहीं देती कि हम व्यस्त हैं और वे बाद में आएं? क्या हमारा स्वागत नहीं है, प्यारी चचेरी बहन? घर की दहलीज से एक आवाज़ आई जो ठंडे गुस्से से भरी थी। मैडम लियान और फू किंगयुआन ने पीछे मुड़कर देखा तो कियान चमकता दिल और आर्या महिला स्कूल 1 पहले से ही घर के अंदर आ चुके थे। उन्होंने लू जियाओ या फू किंगयुआन से अनुमति लेने की जहमत भी नहीं उठाई। उन्हें अपने प्रति इतना लापरवाह व्यवहार करते देख लू जियाओ का चेहरा गुस्से से बिगड़ा और उसने चिढ़ते हुए कहा, कियान, अब तुम्हें इससे ज्यादा स्वागत की जरूरत नहीं है। बिना किसी निमंत्रण के तुम मेरे घर में अपनी मर्जी से आ जा रहे हो। अगर मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी तो तुम क्या करोगे? लेकिन यह मेरा घर है, चाची, कियान चमकता दिल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस जगह पर जब चाहूँ आ जा सकता हूँ। क्या मैं नहीं कर सकता? लू जियाओ ने गुस्से में अपने होंठ चबाए। वह कियान चमकता दिल पर कुछ फेंकना चाहती थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका पति कंपनी में अभी भी सिर्फ इसलिए मुश्किलों का सामना कर रहा है क्योंकि उसने कियान को नाराज किया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने सवाल किया और कियान की ओर देखा जो जिज्ञासु नजरों से घर के चारों ओर देख रहा था। तुम्हारे चाचा कंपनी में हैं और शिनचेन भी वही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम हमसे मिलने क्यों आए हो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि दादाजी लापता हैं। कियान चमकता दिल ने बिना घुमाए फिराए सीधे मुख्य मुद्दे पर बात की। इसीलिए मैं हर उस घर की जांच करने के बारे में सोच रहा हूँ जो उनके गायब होने के पीछे हो सकता है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दो चीजें एक साथ हुई। लू जियाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जबकि फू किंगयुआन सिहर उठी। आर्या महिला स्कूल 1 ने फू किंगयुआन की ओर देखा। वह सैकड़ों वर्षों तक भूत के रूप में जीवित रही थी और इसलिए उसने फू किंगयुआन की उस छोटी सी हरकत को पकड़ लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नज़र फू किंगयुआन द्वारा पहनी गई हल्की नीली पोशाक सनड्रेस के निचले हिस्से खेम पर पड़ी, जहां उसने एक हल्का हरा तरल पदार्थ लगा हुआ देखा। ये कैसा लहजा है? क्या तुम्हारे जैसे कनिष्क जूनियर को अपने से बड़े के साथ इस लहजे में बात करनी चाहिए? लू जियाओ ने अविश्वास भरी नजरों से कियान चमकता दिल की ओर देखा, लेकिन उसकी तीखी और ठंडी नजरों से संपर्क होते ही उसका गला सूख गया। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और बुदबुदाते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया। मेरे पति व्यस्त हैं और मेरा बेटा भी। तुम अब मुझ पर और मेरी बेटी पर शक तो नहीं कर सकते, है ना? उसने हंसते हुए आगे जोड़ा, हम तो बस औरतें हैं, हम कर ही क्या सकती हैं? जब बात अपने फायदों की हो तो औरतें क्या कर सकती हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगी। आर्या महिला स्कूल 1 ने अपने हाथ पीछे बांधते हुए कहा और फू किंगयुआन की ओर बढ़ने लगी। संगमरमर के फर्श पर अपनी काली हील्स की खटखट के साथ आर्या फू किंगयुआन के सामने आकर रुकी और अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान लाते हुए पूछा, क्या तुम बाहर गई थी? हाँ। फू किंगयुआन को समझ नहीं आया कि आर्या ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया क्योंकि उसने अभी भी मेकअप किया हुआ था और बाहर जाने वाली हील्स पहनी हुई थी। उसने अपना थूक निगला और जोड़ा, बस टहलने गई थी, क्या इसमें कुछ गलत है? आर्या महिला स्कूल 1 ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया, फिर उसकी पोशाक के निचले हिस्से खेम को देखा जो उसकी हरी आभा से भीगा हुआ था। वह बुदबुदाई, शायद कोई पार्क या ऐसी ही कोई जगह, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब तुम सुबह से बाहर थी तो तुम्हारी पोशाक का ये हिस्सा इतना गीला कैसे हुआ। उसके शब्दों ने फू किंगयुआन को चौंका दिया और उसने चमकती नजरों से आर्या की ओर देखा। इससे आर्या की मुस्कान और गहरी हो गई और उसने आगे बढ़कर फू किंगयुआन की गर्दन पकड़ ली। तुम क्या कर रही हो? लू जियाओ चिल्लाई जब उसने आर्या की उंगलियों को फू किंगयुआन की गर्दन के चारों ओर कसते देखा। वह आर्या को रोकना चाहती थी, लेकिन कियान चमकता दिल के साथ आए अंगरक्षकों ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसे इस तरह व्यवहार करते देख लू जियाओ अपने भतीजे की ओर मुड़ी और गुस्से में बोली, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कियान? मैं मानती हूँ कि तुम परिवार के मुखिया हो, लेकिन हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं कर रहा हूँ?
कियान चमकता दिल लू जियाओ की ओर मुड़ा जो पागलों की तरह उस पर चिल्ला रही थी और फिर शांति से कहा, जिसे पकड़ा गया है वह आपकी बेटी है और जहां तक मैं जानता हूँ वह मुझसे छोटी है। लू जियाओ इतनी गुस्से में थी कि वह उस आदमी पर झपट कर उसे मारना चाहती थी, लेकिन दो अंगरक्षकों ने उसे रोक दिया। दूसरी ओर फू किंगयुआन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपनी गर्दन में गलते हुए लंबे नाखून को देखा और आर्या महिला स्कूल 1 की आंखों में दहशत देखी। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? आखिर तुम क्या चाहती हो? उसने पूछा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आर्या उस पर इस तरह खुलेआम हमला करने की हिम्मत करेगी। तुम्हें पता है किंगयुआन, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। आर्या महिला स्कूल 1 ने फू किंगयुआन की गर्दन में अपना नाखून गड़ाते हुए धीरे से फुसफुसाया। इसके परिणाम वास्तव में भयानक हो सकते हैं। फू किंगयुआन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आर्या ने अपना हाथ हटा लिया और उस पर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। फिर वह कियान चमकता दिल और चिल्लाती हुई लू जियाओ की ओर मुड़ी और बोली, चलो चलें। जैसे ही वह मुड़ी और फू यीशेन के घर से बाहर निकली, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके पीछे फू किंगयुआन फर्श पर गिर पड़ी और अपनी गर्दन पकड़ ली जहां से हल्का खून बह रहा था। किंगयुआन, जैसे ही अंगरक्षकों ने लू जियाओ को हिलने दिया, वह तुरंत अपनी बेटी की ओर भागी और उसे गले लगा लिया। चिंता मत करो, मैं उन्हें इस अपमान की कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। तुम ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना कि तुम्हें इस तरह प्रताड़ित करने के बाद वह बच जाएगी, ठीक है? दूसरी ओर फू किंगयुआन अपनी मां की बात नहीं सुन रही थी। वह आर्या महिला स्कूल 1 को घर से बाहर जाते हुए देख रही थी। क्या उसे पता चल गया? लेकिन कैसे? दूसरी ओर कार के अंदर बैठते ही आर्या महिला स्कूल 1 ने अपने हाथ बांध लिए और घोषणा की, अब तुम्हें और तलाश करने की जरूरत नहीं है, ये फू किंगयुआन ही है। तुम्हें कैसे पता? कियान चमकता दिल ने कार स्टार्ट करते हुए और पार्किंग से बाहर निकलते हुए पूछा। आर्या महिला स्कूल 1 ने अपनी आंखों के कोनों को थपथपाया और समझाया, मैंने फू किंगयुआन की आंखों के पास झुर्रियां देखी और उसके काले बालों के बीच कुछ सफेद बाल भी देखे। मुझे लगता है कि उसने अभी तक इन बदलावों पर ध्यान नहीं दिया है, वरना उसे समझ आ जाता कि फोंग मियान के दर्पण का उपयोग करने की कीमत क्या है। उसकी बात सुनकर कियान चमकता दिल ने अपने होंठ भींचे और पूछा, अब क्या? क्या हमें उसे सच उगलने के लिए मजबूर करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाली है। आर्या महिला स्कूल 1 ने आह भरी और अपनी सीट पर पीछे झुकते हुए बुदबुदाई, चूंकि उसने ऐसा करने की हिम्मत की है, तो उसने जरूर यह सुनिश्चित किया होगा कि हम उस तक न पहुंच सकें। उसने अपनी आंखें खोली और जोड़ा, उसके भाई को फोन करो, मैं उससे बात करूंगी। चूंकि वह तुम्हारा परिवार है, इसलिए मैं उसे सही रास्ते पर वापस आने का एक मौका दूंगी। सच कहूं तो मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन चूंकि तुम शिनचेन को बुलाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई योजना है। उसने एक मुस्कान के साथ पूछा। आर्या ने मुस्कुराते हुए हल्के से कंधे उचकाए और कहा, यह तुम्हारे तीसरे चाचा के परिवार को पूरी तरह से काबू में करने का एक अच्छा मौका है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी चचेरी बहन को फोंग मियान का दर्पण सौंपने वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं। कियान चमकता दिल ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही वे फू हवेली पहुंचे, उन्होंने फू शिनचेन को मिलने के लिए बुलाया। भले ही फू शिनचेन फू यीशेन का बेटा था, लेकिन जब बात यह समझने की आती थी कि उसकी वफादारी किसके प्रति होनी चाहिए, तो वह अपने पिता से कहीं बेहतर था। यही कारण था कि कियान चमकता दिल ने फू शिनचेन को बिना दबाए आगे बढ़ने दिया, जैसा कि उन्होंने फू यीशेन के साथ किया था। आपने बुलाया, चचेरे भाई कियान। फू शिनचेन ठीक समय पर फू हाउस पहुंच गया। उसने आर्या महिला स्कूल 1 की ओर देखा और फिर कियान चमकता दिल की ओर मुड़ा, जो लिविंग रूम के किनारे शांत चेहरे के साथ खड़ा था, और सिहर उठा। उसे आभास हो गया था कि कियान चमकता दिल को उसे जो कुछ भी कहना था, वह अच्छा नहीं था, क्योंकि उसने कियान को पहले कभी उसे इस नज़र से देखते हुए नहीं देखा था। बैठो, कियान चमकता दिल ने सोफे की ओर इशारा किया और फिर कमरे के एक तरफ चलते हुए आर्या महिला स्कूल 1 के बगल वाली सीट की ओर बढ़ गए। फू शिनचेन ने उनके आदेश का पालन किया और उस सीट पर बैठ गया जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया था, लेकिन फिर भी वह आर्या महिला स्कूल 1 और कियान चमकता दिल को देखे बिना नहीं रह सका। परिवार की मैट्रियार्क और पेट्रियार्क द्वारा बुलाया जाना ये किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं था। शिनचेन, आर्या महिला स्कूल 1 ने अपने हाथ में पकड़े चाय के कप को रखा और फू शिनचेन की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम्हारा परिवार पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा है? फू शिनचेन अपने सामने रखे चाय के कप को उठाने ही वाला था, लेकिन आर्या महिला स्कूल 1 द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर वह रुक गया।
वह लंबे सोफे के बीच में बैठी महिला की ओर मुड़ा और धड़कते दिल के साथ पूछा, छोटा ओ, उन्होंने क्या किया? उसे उम्मीद थी कि उसके परिवार ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा जिससे मुख्य शाखा मैं ब्रांच नाराज हो, लेकिन उसकी उम्मीदें धराशायी हो गईं जब कियान चमकता दिल ने अपना मुंह खोला और दृढ़ता से कहा, दादाजी लापता हैं, उनका आज सुबह अपहरण कर लिया गया। क्या तुम्हें नहीं पता? कियान चमकता दिल की बात सुनते ही फू शिनचेन के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने अपने होंठ भींचे और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं उस नए बिजनेस प्रस्ताव में व्यस्त था जिसे ब्रांच कंपनी को भेजा गया था और मैंने कुछ समय से अपने परिवार को नहीं देखा। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं कसम खाता हूँ। उसने आर्या महिला स्कूल 1 और कियान चमकता दिल की ओर देखते हुए संक्षेप में जोड़ा। उसने अपने पूरे जीवन फू कॉर्पोरेशन के लिए कड़ी मेहनत की थी। वह नहीं चाहता था कि उसका भविष्य उसके परिवार द्वारा बर्बाद हो जाए, जो हकीकत को समझने के लिए तैयार नहीं थे, चाहे उसने उन्हें कितनी भी बार समझाने की कोशिश क्यों न की हो। जब उसने देखा कि न तो आर्या महिला स्कूल 1 और न ही कियान चमकता दिल कुछ कह रहे हैं, तो फू शिनचेन ने थूक निगला और पूछा, पिताजी ने इस बार क्या किया? ओह, इस बार तुम्हारे पिता नहीं हैं। आर्या महिला स्कूल 1 ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये तुम्हारी बहन है। फू शिनचेन भारी मन से घर लौटा। उसने अपनी कलाई को रगड़ा, जिसमें अभी भी दर्द महसूस हो रहा था जब आर्या महिला स्कूल 1 ने उसे यह साबित कर दिया था कि अलौकिक चीजें वास्तव में अस्तित्व में हैं। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी जो सोफे पर झपकी ले रही थी, लेकिन उसके आते ही जाग गई। शिनचेन, तुम आखिरकार आ गए। लू जियाओ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, वह तुरंत आगे बढ़ी और उसके हाथ पकड़ लिए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आज क्या हुआ। वह कियान और उसकी पत्नी हमारे घर आए और उन्होंने किंग्युआन को लगभग मार ही डाला। साफ था कि फू किंग्युआन को केवल एक मामूली खरोंच आई थी, लेकिन लू जियाओ आर्या महिला स्कूल 1 को खलनायक बनाने पर तुली हुई थी। उसने फू शिनचेन को स्थिति बहुत बड़ा चढ़ाकर और गंभीर रूप से समझाई, जिसने आह भरी और कहा, मम्मी, मुझे पता है क्या हुआ। मैट्रियार्क ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया है। उसने फिर घर के चारों ओर देखा और पूछा, किंग्युआन कहाँ है? आह, वह अपने कमरे में है। लू जियाओ चाहती थी कि फू शिनचेन कियान चमकता दिल और आर्या महिला स्कूल 1 के बारे में कुछ कहे, लेकिन उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने उसे एक तरफ किया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया, जहां वह एक साथ दो सीढ़ियां चढ़ते हुए फू किंग्युआन के कमरे की ओर गया। फू किंग्युआन के कमरे के सामने पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया तक नहीं और बस उसे धक्का देकर खोल दिया। आह, भाई, आप क्या कर रहे हैं? फू किंग्युआन ने भौहें सिकोड़कर फू शिनचेन की ओर देखा। आप बिना खटखटाए अपनी बहन के कमरे का दरवाजा इस तरह कैसे खोल सकते हैं? वह कहाँ है? फू शिनचेन ने बिना जरा भी धैर्य दिखाए पूछा और अपनी बहन की ओर देखा जो उसे हैरान नजरों से देख रही थी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फू किंग्युआन ने सिकोड़ी हुई भौहों के साथ पूछा। वह दर्पण, वह कहाँ है? फू शिनचेन ने फू किंग्युआन को एक तरफ धकेला और ध्यान दिया कि उसकी अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने आह भरी और उसकी ओर बढ़ गया। फू शिनचेन को अलमारी की ओर बढ़ते देख फू किंग्युआन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कहा, आप क्या कर रहे हैं? मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, किंग्युआन। फू शिनचेन ने अलमारी का दरवाजा खोला और निश्चित रूप से उसने दर्पण को अंदर रखा हुआ पाया। वह उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा लेकिन फू किंग्युआन ने उसे रोक दिया। उसने हाथपूर्वक अपना सिर हिलाया और कहा, मैं हूं जो सब कुछ ठीक कर रही हूं। हमारे पिता फू परिवार के बड़े हैं, कंपनी के सीईओ के पद पर उन्हें होना चाहिए। किंग्युआन, हट मत करो और रास्ते से हटो। फू शिनचेन ने फू किंग्युआन को धक्का देने की कोशिश की लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिली। उनकी इस धक्का मुक्की के बीच फू किंग्युआन का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया और वह चिल्लाए, अगर आप उनका समर्थन करने वाले हैं तो आप भी उनके साथ ही मरिए। इतना कहकर उसने बेरहमी से अपने भाई को दर्पण के अंदर धकेल दिया। फू शिनचेन ने ऐसी चीज होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी बहन को अविश्वास से देखा। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे मौका नहीं मिला क्योंकि वह दर्पण के पार गिर गया और फिर एक धमाके के साथ एक सख्त सतह पर जा गिरा। ओह, वह कराह उठा और उसने धुंध और काले बादलों से भरे उदास आसमान की ओर देखा। उसकी काली आंखों ने चारों ओर देखा और फिर उनकी नज़र फू यूशेन और ओल्ड मास्टर फू पर पड़ी, जो एक पुराने कपड़े के टुकड़े से खुद को ढककर एक कोने में दुबके हुए थे। उन दोनों ने उसे देखा और फिर एक दूसरे की ओर मुड़ने लगे। मुझे लगा था कि आह रोंद होगी, फू यूशेन ने कहा। मैंने भी यही सोचा था, ओल्ड मास्टर फू सहमत हुए।
फिर उन्होंने फू शिनचेन की ओर देखकर टिप्पणी की, तुम्हारी बहन काफी क्रूर है ना शिनचेन। शर्मिंदगी की लाली फू शिनचेन के चेहरे पर छा गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह फू किंग्युआन का भाई था, लेकिन एक अमीर और आरामदायक जीवन जीने के लिए उसने उसे दर्पण के अंदर और इस जगह धकेलने में संकोच नहीं किया, जहां एक हफ्ते से ज्यादा रहने पर किसी भी इंसान का जीवन धीरे धीरे खत्म हो सकता था। चूंकि उनका जीवन अब फू किंग्युआन पर निर्भर था, जो एक मीडियम के रूप में काम कर रही थी, फू शिनचेन जानता था कि वह फू युशेन और ओल्ड मास्टर फू के साथ गंभीर खतरे में है। क्या आर्या महिला स्कूल 1 ने तुम्हें यहाँ भेजा है? ओल्ड मास्टर फू ने फू शिनचेन की ओर देखते हुए पूछा। उन्हें अपने इस भतीजे के लिए दुख महसूस हो रहा था क्योंकि वह गलत परिवार में पैदा हुआ था। हालांकि वह चतुर और बुद्धिमान था, लेकिन ऐसे परिवार के कारण उसे हमेशा कियान चमकता दिल द्वारा दबाया गया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर फू शिनचेन को कोई शक्तिशाली पद मिला तो फू यिशेन उनके सिर पर चढ़ जाएगा। अगर वह किसी और शाखा में पैदा हुआ होता तो फू शिनचेन वर्तमान की तुलना में कहीं बेहतर जीवन जी सकता था। फू शिनचेन ने भारी मन से सिर हिलाया और ओल्ड मास्टर फू को जवाब दिया, भाभी ने मुझे इस दर्पण को देखने के लिए कहा था। फिर उसने एक छोटा गोला पॉप निकाला जो चांदी जैसा ग्रे था और उसके भीतर एक सुंदर चमक थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस गोले को पकड़े रहना और अगर कुछ गलत हुआ तो वह हमें ढूंढते हुए आएंगी। मुझे यकीन है कि वह बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाली हैं। तभी फू युशेन और ओल्ड मास्टर फू ने राहत की सांस ली। भले ही वे सुरक्षित थे, लेकिन कौन ऐसी जगह पर रहना चाहेगा जहां सड़े हुए मांस की गंध आती हो और भयानक चीजें उनके आसपास घूम रही हों। उन पर 20 से अधिक बार हमला किया गया था और यह उनके पास मौजूद एस ग्रेट ताबीज का शुक्रिया था कि वे अभी भी जीवित थे, लेकिन फिर भी ये ताबीज कब तक काम कर सकता था। उन्हें जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना ही होगा। अब उन्हें बस यही उम्मीद थी कि आर्या महिला स्कूल 1 जल्दी से उन्हें ढूंढने आ जाए। वह बेरहम है। आर्या महिला स्कूल 1 जैसे ही फू शिनचेन के नाम के चारों ओर का शिलालेख काला पड़ गया और धुंधला हो गया, वह बुदबुदाई। उसने कियान चमकता दिल की ओर मुड़कर कहा, उसने सच में शिनचेन को दर्पण के अंदर धकेल दिया। आर्या महिला स्कूल 1 केवल अनुमान लगा रही थी, लेकिन फू किंग्युआन उसकी सोच से कहीं ज्यादा हताश थी। अपनी खाल बचाने के लिए परिणामों के बारे में सोचे बिना फू किंग्युआन ने अपने भाई को दर्पण के अंदर धकेल दिया जो उसकी जान तक ले सकता था। वह वास्तव में दुष्ट थी। कियान चमकता दिल ने काले शिलालेखों को देखा और उसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। हम उन्हें अब और नहीं रख सकते। हालांकि वह तीसरी शाखा को कुछ मान देने के लिए तैयार था क्योंकि वे उसके बड़े और परिवार के सदस्य थे, लेकिन अब जब उसने देख लिया था कि तीसरी शाखा कितनी क्रूर हो सकती है, तो वह उन्हें अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। जो अपने परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, वह उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब क्या? आर्या महिला स्कूल 1 के सोफे से खड़े होने पर उसने एक छोटे अंतराल के बाद पूछा। अब हम क्या करने वाले हैं? हम उसका पीछा करने वाले हैं और क्या? आर्या महिला स्कूल 1 पार्किंग की ओर बढ़ते हुए दरवाजे की तरफ चली गई। फू किंग्युआन अब पकड़े जाने के बाद दर्पण को किसी और जगह रखने की कोशिश करेगी। संभवतः वह अब या तो फू रोंग या फू शूचांग को धकेलने की कोशिश करेगी। बस पता करो कि वे दोनों कहाँ हैं। चूंकि वह अपने परिवार के सदस्यों के गायब होने के पीछे के अपराधी को जानती थी, इसलिए आर्या महिला स्कूल 1 ने उन्हें बिना किसी चिंता के घर से बाहर जाने दिया था क्योंकि वह अब उनका सुराग लगा सकती थी। कियान चमकता दिल ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था और पता लगाया कि फू शूचांग और फूरोंग कहाँ थे। वे दोनों उनकी कॉर्पोरेशन बिल्डिंग के बगल वाले भोजनालय डाइनर में खाना खा रहे थे। वे दोनों पार्क के निगरानी कैमरे के फुटेज देखने गए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ और घंटों तक इधर उधर देखने के बाद वे खाना खाने चले गए जहां कियान ने उन्हें फोन किया। तो फिर भोजनालय चलते हैं, आर्या महिला स्कूल 1 ने कियान चमकता दिल से कहा और कार के अंदर बैठ गई। उसने कियान की कार चलाने का इंतजार किया। जब वे उन हवेलियों के पास से गुजरे जो उनकी हवेली के पास ही स्थित थी, तो आर्या की नज़र एक महिला पर पड़ी जो सू हवेली के बाहर खड़ी थी और यांग येलिंग उस महिला के सामने खड़ी थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। तुम क्या देख रही हो? क्या तुमने कुछ मज़ेदार देखा? कियान चमकता दिल ने आर्या को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा। वह उसकी नज़र का पीछा करना चाहता था, लेकिन वह उस घर से काफ़ी आगे निकल चुका था जो अब यांग येलिंग और उसके बेटे का था। आर्या महिला स्कूल 1 ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ खास नहीं, बस कुछ ऐसा याद आ गया जिससे मुझे मुस्कुराहट आ गई। दूसरी ओर यांग येलिंग ने अपने सामने घुटने टेके हुए महिला की ओर देखा और शांति से फेलिया की मिन्नतें सुनने लगी। येलिंग,
मैं जानती हूँ कि तुम गुस्से में हो, लेकिन इसमें मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं था। कृपया कृपया हमें उस घर से बाहर मत निकालो जो वेंचाई ने हमें दिया था। हाओ एयर की मेडिकल फीस 250,000 युआन से ज्यादा है। अगर तुम घर छीन लोगी तो हम कहाँ जाएंगे? फेइया ने आंसुओं से भरे चेहरे के साथ यांग येलिंग की ओर देखा। हालांकि वह इस महिला से तहे दिल से नफरत करती थी, फिर भी उसे आज यांग येलिंग के सामने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो हुआ था। कुछ महीने पहले फेइया को पता चला कि उसका बेटा एक दुर्लभ जन्मजात बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं है। वह ज्यादा से ज्यादा मेडिकल उपकरणों के सहारे ही जीवित रह सकता था, क्योंकि समय बीतने के साथ उसका पूरा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। फेइया इस बीमारी के लिए अजनबी नहीं थी, क्योंकि उसने अपने पिता को इसी बीमारी के कारण मरते देखा था। उसका बेटा फेई हाओ उसकी जान था, वह उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए जब वह उस तांत्रिक वॉलॉक से मिली जिसने उससे कहा कि वह उसके बेटे की आत्मा को एक स्वस्थ शरीर में स्थानांतरित कर सकता है, तो फेइया ने सहज रूप से सु जिक्सिन के बारे में सोचा। उसने सोचा था कि जब तक सु जिक्सिन के शरीर पर उसके बेटे का कब्जा रहेगा, उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि श्राप उल्टा रीबाउंड पर जाएगा और उसे उस घर से निकाल दिया जाएगा जो सु वेंचाई ने उसे दिया था, जबकि वह आदमी खुद भी गायब हो जाएगा। फेइया जानती थी कि सु वेंचाई श्राप के उल्टा पड़ने के कारण कष्ट झेल रहा है और यांग येलिंग इस अवसर का लाभ उठा रही है, लेकिन वह चुप नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि उसके बेटे की हालत पहले से भी बदतर थी। अब तुम्हें पता चला कि कैसा लगता है जब तुम्हारा बेटा मर रहा होता है। यांग येलिंग ने अपने सामने घुटने टेके हुए महिला को देखकर व्यंग्य किया। आज तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए सहमत नहीं हूँ। तुम वही थी जिसने अपने बेटे के लिए मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी फेइया। अब पलट कर मुझे बेरहम मत कहो जैसे कि मैंने कुछ गलत किया हो। उसने फिर अपने घर के आसपास इकट्ठा हो रही भीड़ की ओर देखा और कहा, तुम्हारा बेटा इस परिवार की नाजायज संतान है और मेरे पति भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या तुम ये देख रही हो? वह बाहर नहीं आए बल्कि मुझे यहाँ भेजा है। थोड़ी शर्म करो और यहाँ से जाओ। इतना कहकर वह अपने पैरों पर घूमी और घर के अंदर वापस चली गई। फेइया को गुस्से में दांत पीसते हुए छोड़ दिया। ये वही शब्द थे जो उसने यांग येलिंग से तब कहे थे जब वह अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी और उसने उसे घर से बाहर धकेल दिया था। उस रात भारी बारिश हो रही थी और उसके धक्के के कारण यांग येलिंग ने अपना अजन्मा बच्चा खो दिया था। फेइया के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि वह बच्चा एक लड़की थी और वह स्थिति को पलटने में सफल रही, जिसमें यांग येलिंग को दोषी ठहराया गया कि उसने अपने पति को वापस पाने के खेल में बच्चे का मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। तब फेइया ने एक बार भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह भी अपना बच्चा खो देगी और यांग येलिंग अधिक खड़ी रहेगी। वह मूल रूप से उस हवेली में रह रही थी जो उसे सु वेंचाई ने दी थी, लेकिन अब जब उसके बेटे की आत्मा को यांग येलिंग के बेटे से बदलने का मामला सामने आ गया था, तो यांग येलिंग ने एक भी दिन बर्बाद नहीं किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया और सु वेंचाई के नाम वाले सभी कार्ड भी रद्द कर दिए। हालांकि उसने फेई हाओ को अस्पताल से बाहर नहीं निकाला था, लेकिन यह बाहर निकालने से अलग नहीं था, क्योंकि फेइया के पास अस्पताल की फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं थे और अब वह और उसका बेटा एक छोटे से अपार्टमेंट में सिमटे हुए थे जहां वह सु वेंचाई के साथ चक्कर शुरू होने से पहले रहती थी। अब जब वह फिर से उस तंग जगह में रहने लगी थी जहां उसे अकेले ही अपने बेटे की देखभाल करनी पड़ती थी और उसकी कमर टूट रही थी, तो फेइया वास्तव में यांग येलिंग और उसके बेटे से नफरत करने लगी थी। उसने सोचा था कि जब तक वह यांग येलिंग के सामने घुटने टेकेगी और भीख मांगेगी, वह उसे अपने मरते हुए बेटे की मदद के लिए कुछ पैसे दे देगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग येलिंग इतनी पत्थर दिल होगी। तो ये बात है। आर्या महिला स्कूल 1 ने सु हाउस के सामने जो कुछ भी हुआ वह फैंगियानली से सुना और उसे काफी मजा आया। उसे कहना पड़ा कि उसने नहीं सोचा था कि श्राप का असर इतना जबरदस्त होगा, लेकिन फिर भी उसने फेइया जैसी महिला के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा छोड़ा था जो काले जादू पर भरोसा करती थी और जिसने सु जिक्सिन को मारने की कोशिश की थी। ब्लैक मून लक, द ब्लैक मून लक। अब से हर रात जब आसमान में चांद नहीं होगा, फेइया दुष्ट आत्माओं के एक झुंड का ध्यान अपनी ओर खींचेगी और इस तरह उसे कई दिनों तक बुरे सपने आएंगे। जैसे ही वे दोनों उस भोजनालय डाइनर में पहुंचे जहां फू रोंग और फू शू चांद रात का खाना खा रहे थे, आर्या महिला स्कूल 1 और कियान चमकता दिल अपने निजी कमरे प्राइवेट पार्लर की ओर भागे। लेकिन निजी कमरे में पहुंचने पर उन्होंने केवल फू शू चांद को देखा, फू रोंग को नहीं। क्या हो रहा है? रोंग ए कहाँ है? कियान चमकता दिल ने अपने भाई से पूछा, जिसने कंधे उचकाए और धीमी आवाज में उत्तर दिया, ऐसा नहीं है कि मैं उसका पीछा नहीं करना चाहता था,
लेकिन उसने कहा कि वह लेडीज रूम जाना चाहती है और इसलिए मैंने उसे विनय के साथ छोड़ दिया। कियान चमकता दिल ने आर्या महिला स्कूल 1 की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया और कहा, मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। अगर वह गलत नहीं थी तो फू किंगयुआन भी इसी भोजनालय में मौजूद थी। दूसरी ओर फू रोंग ने अपने हाथ धोना समाप्त किया और ली वेनई की ओर मुड़कर कहा, मैं वास्तव में चिंतित हूँ भाभी। आर्या महिला स्कूल 1 भाभी ने हमसे कहा था कि बाहर न जाएं क्योंकि हमारी जान को खतरा है, लेकिन अब जब दादाजी लापता हैं तो मुझे सच में डर लग रहा है। क्या होगा अगर कुछ हो गया तो? चिंता मत करो। हालांकि ली वेनई भी चिंतित थी, लेकिन वह फू रोंग को ज्यादा डराना नहीं चाहती थी। भले ही फू रोंग घमंडी और अभिमानी थी, लेकिन वह अभी भी फू परिवार की लाडली राजकुमारी थी। ली वेनई को यकीन था कि अगर उसने अपनी चिंताएं फू रोंग के साथ साझा की तो वह और भी डर जाएगी। दादाजी ठीक होंगे और हम उन्हें जल्द ही देखेंगे। जैसे ही ली वेनई ने ये शब्द कहे, शौचालय का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और दूसरी ओर से एक बनावटी आवाज तैरती हुई आई। तुम सही कह रही हो, तुम उस बूढ़े आदमी को बहुत जल्द देख लोगी। ली वेनई और फू रोंग दोनों फू किंगयुआन की ओर मुड़ी, जो उन पर किसी ऐसी बिल्ली की तरह मुस्कुरा रही थी जिसने दूध की मलाई चाट ली हो। उन दोनों ने उसे घूरकर अपनी आंखें सिकुड़ी, जिसके बाद फू रोंग ने कहा, फू किंगयुआन, तुम्हारी दादाजी के प्रति इतना अनादर दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा परिवार अभी भी उसी खैरात पर जी रहा है जो मेरा परिवार तुम्हें हर महीने देता है? फू किंगयुआन का चेहरा सख्त हो गया। उसे नफरत थी जब फू रोंग ये जिक्र करती थी कि कैसे उसके परिवार को फू परिवार की मुख्य शाखा पर निर्भर रहना पड़ता है। वह गुस्से में पलटवार करना चाहती थी लेकिन फिर शांत हो गई। वह फू रोंग के साथ छोटी सी बहस में अपना समय क्यों बर्बाद कर रही थी? बहुत जल्द फू परिवार का पूरा शक्ति संतुलन बदलने वाला था। हाँ, तुम्हारे परिवार ने मुझे जीवित रहने के लिए खैरात दी थी, लेकिन तुम्हें पता है रोंग, जल्द ही यह सब बदलने वाला है। जैसे ही फू किंगयुआन बोली, उसकी आंखों में एक जंगली पागलपन भरी चमक उभर आई जिसने ली वेनई को फू रोंग के सामने कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ली वेनई को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि फू किंगयुआन ने क्या किया है, लेकिन जिस तरह से वह महिला व्यवहार कर रही थी, उसने उसे एहसास करा दिया कि उस महिला के दुष्ट दिमाग में कुछ भयानक चल रहा है। भाभी, ली वेनई को अपनी ढाल बनते देख फू रोंग ने भौहें सिकुड़ी। पीछे रहो, आह रोंग, ली वेनई ने संदिग्ध नजरों से फू किंगयुआन को देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि उसके कुछ बुरे इरादे हैं। इस बार फू रोंग भी फू किंगयुआन की ओर चौकस नजरों से देखने लगी, जिससे फू किंगयुआन को वास्तव में संतुष्टि महसूस हुई। सालों हो गए थे जब उसे फू रोंग द्वारा हर बार दबाया जाता था, या अगर उसके पिता को मुख्य शाखा से कुछ फंड चाहिए होता था तो वह उससे फू रोंग की चापलूसी करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहते थे। फू किंगयुआन को इससे नफरत थी। उसके पिता कियान चमकता दिल से बड़े थे, उन्हें फू कॉर्पोरेशन का कार्यभार संभालना चाहिए था, लेकिन उसके पिता को कॉर्पोरेशन सौंपने के बजाय ओल्ड मास्टर फू ने इसे कियान चमकता दिल को सौंप दिया, जो तब 18 साल के भी नहीं थे। उसे फू रोंग से बेहतर जीवन जीना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसे हर बार इस महिला के सामने अपना सिर झुकाना पड़ता था, पर अब और नहीं। मुझे खुशी है कि इस मूर्ख परिवार में किसी के पास तो दिमाग है, फू किंगयुआन ने व्यंग्य किया और हुआहुआन की ओर मुड़ी, जिसने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था, और आदेश दिया, तुम किसका इंतजार कर रही हो? उन पर हमला करो। हाँ, हुआहुआन चाकू से किसी पर हमला नहीं करना चाहती थी, लेकिन फू किंगयुआन पागल हो गई थी। वह उसकी एक बात नहीं सुन रही थी और चाहती थी कि वह इन दोनों महिलाओं पर चाकू से हमला करे। फू किंगयुआन, क्या तुम पागल हो गई हो? फू रोंग ने उस महिला को देखा जो आगे बढ़ी और उसके हाथों में धारदार चाकू देखकर वह अवाक रह गई। वह कोई मिट्टी काटने वाला चाकू नहीं बल्कि असली चाकू था। अगर उस महिला ने उन्हें चाकू मार दिया तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम और तुम्हारे परिवार को इतना बेरहम होने के लिए किसने कहा था? फू किंगयुआन ने पलटवार किया जब उसने ली वेनई और फू रोंग को पीछे हटते देखा। जब उसने सोचा कि आजकल उसे कोई भी खर्च करने से पहले एक एक पाई जोड़नी पड़ती है, तो फू किंगयुआन को बहुत गुस्सा आया। वह सिर्फ एक छोटी सी बात थी, लेकिन तुम्हें उसे बड़ा बनाना था। तो क्या हुआ अगर उस महिला ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, वह सब पेयू थी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने मेरा नाम लिया, तुम सबने मुझे परेशान किया। फू किंगयुआन को यह नहीं पता था कि पेयू ने हड़बड़ी में उसका नाम नहीं लिया था, बल्कि वह सत्यता बीज ट्रूथ टैलिस्मन के प्रभाव में थी, और इस तरह फू परिवार में हर कोई जानता था कि फू किंगयुआन निश्चित रूप से योजना बनाने में शामिल थी।
और भले ही उसने फू रोंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया था, फिर भी वह निर्दोष नहीं थी। तुम पागल हो, फू रोंग ने फू किंगयुआन की ओर घृणा से देखते हुए कहा, जो उसे अपनी हरकतों के लिए दोषी ठहरा रही थी। पेयू ने तुम्हारा नाम कबूल नहीं किया था, बल्कि उसने तब बताया जब उसे मजबूर किया गया। तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अब जब तुम्हें परिणामों का सामना करना पड़ रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। फू किंगयुआन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई खास हो या कुछ और, कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होना चाहिए ताकि तुम वह जीवन जी सको जो तुम चाहती हो? फू किंगयुआन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस हुओ हुआन की ओर देखा और कहा, जब तक वह बोलना बंद न कर दे उसे चाकू मारो। असल में फू किंगयुआन इस पूरे मामले में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन अब जब वे उसकी पहचान जान चुकी थी तो वह पूरी तरह से मर्यादा भूलने के लिए तैयार थी। ठीक है, हुओ हुआन, जो फू किंगयुआन के अधीन थी, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपने होंठ भींचे और दोनों महिलाओं पर झपट्टा मारा। आह रोंग भागो! ली वेनई को एहसास हुआ कि फू किंगयुआन मजाक नहीं कर रही थी, वह वास्तव में उन्हें मारने आई थी। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि फू किंगयुआन को फू परिवार की मुख्य शाखा के सदस्यों पर हमला करने का साहस कैसे और किसने दिया, लेकिन उन पागल जैसी आंखों और विकृत भावों ने उसे बता दिया कि फू किंगयुआन के पीछे कोई खड़ा है, क्योंकि वह परिणामों से बेखौफ लग रही थी। फू रोंग को दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी, वह तुरंत अपने पैरों पर घूमी और सीधे शौचालय के दरवाजे की ओर भागी। उसे नहीं पता था कि फू किंगयुआन अचानक पागल क्यों हो गई है, लेकिन वह रुककर इस पागलपन का अंत नहीं देखना चाहती थी। दोनों महिलाएं दरवाजे की ओर झपटी, जबकि हुओ हुआन पागलों की तरह चाकू लेकर उनके पीछे भागी, लेकिन किसी तरह उसे चला नहीं पाई। हालांकि ली वेनई इन हरकतों से उलझन में और हैरान थी, फिर भी उसने अपनी सहज बुद्धि पर काम किया और दरवाजे से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह शौचालय से बाहर निकली, वह फू रोंग से टकरा गई जो अचानक रुक गई थी, और एक तेज छपाक की आवाज के साथ वह एक ऐसी जगह के अंदर चली गई जो धुंध और धुएं से भरी थी। यह क्या? ली वेनई ने चारों ओर देखा और दंग रह गई जब उसे एहसास हुआ कि वह अब उस भोजनालय रेस्टोरेंट के गलियारे में नहीं थी जहां वह एक सेकंड पहले थी। मामला और भी बदतर तब हो गया जब उसने देखा कि जमीन पर हड्डियां बिखरी हुई थीं और पूरी सड़क पर भूत घूम रहे थे। आह! शांत वातावरण में एक चीख गूंजी और ली वेनई ने फू रोंग की ओर देखा जो जमीन पर बैठी उस दुष्ट प्राणी को देख रही थी जो न तो इंसान लग रहा था और न ही भूत। वह किसी चीज का संकर हाइब्रिड था जिसने उसे और भी डरावना बना दिया था, 4 भुजाओं और एक मुंह के साथ, जो इतना बड़ा था कि उसके पेट तक पहुंच रहा था। वह चीज फू रोंग की ओर बढ़ी जो डर के मारे सुन्न हो गई थी। आह रोंग! ली वेनई चिल्लाए और फू रोंग की ओर दौड़कर उसे कसकर गले लगा लिया, ठीक उसी समय जब वह चीज उन दोनों को निगलने वाली थी। 2 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उस जगह एक शानदार चमक भर गई और वह भूत करुण स्वर में चिल्लाया। उसकी चितकबरी काली त्वचा पिघलने लगी और ली वेनई और फू रोंग उसके पेट से एक काले चिपचिपे तरल पदार्थ में लथपथ होकर बाहर गिर पड़ी, जिससे ऐसे मांस जैसी गंध आ रही थी जो 3 साल से अधिक समय से सड़ा हुआ हो। छी! फू रोंग ने नाक सिकोड़ते हुए चिल्लाकर कहा, कितना घिनौना है। दूसरी ओर ली वेनई ने राहत की सांस ली, कम से कम वे जीवित थीं। दूसरी ओर फू किंगयुआन ने उस दर्पण की ओर खुशी भरी नजरों से देखा जिसने ली वेनई और फू रोंग को निगल लिया था। वह इतनी उत्साहित थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि उसके चेहरे की त्वचा ढीली होकर झुर्रियों से भर गई है, जबकि उसके बाल सफेद हो गए हैं। उसने कर दिखाया था, उसने आखिरकार फू परिवार के आधे सदस्यों का काम तमाम कर दिया था। अब उसे बस कियान चमकता दिल और फू शूचान का ख्याल रखना था, फिर सब कुछ उसके परिवार का होगा। अब इसे हटाओ, वापस कार की तरफ, जल्दी करो। फू किंगयुआन ने हुओ हुआन को शाही अंदाज में आदेश दिया, जिसने अपनी आंखें घुमाई और उसकी ओर मुड़ी। हुओ हुआन फू किंगयुआन को बताना चाहती थी कि वह ऐसा नहीं करने वाली है, लेकिन जब उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी तो वह चौंक गई। ये कौन थी? कपड़ों से तो लग रहा था कि यह फू किंगयुआन है, लेकिन वह इतनी बूढ़ी कैसे हो सकती है? हुओ हुआन ने सोचा और फिर तुरंत जांचने के लिए अपना मुंह खोला और पुकारा, किंगयुआन। क्या है? फू किंगयुआन को अभी भी अपने रूप का अंदाजा नहीं था और इसलिए उसने हुओ हुआन को काफी रूखा जवाब दिया, जिसका मुंह इतना खुला था कि उसमें 3 अंडे समा जाएं। उसे इस तरह देखकर फू किंगयुआन ने भौहें सिकुड़ी और कहा, तुम क्या देख रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी चोरी और मेरे कपड़े खराब करने की रिपोर्ट करूं? पहले तो हुओ हुआन फू किंगयुआन को बताना चाहती थी कि क्या गड़बड़ है, लेकिन जब उसने फू किंगयुआन के मुंह से निकले शब्द सुने,
तो उसने फैसला किया कि यह बताने लायक नहीं है और वह दर्पण को वापस कार की ओर ले जाने के लिए मुड़ गई। जैसे ही उसका ये काम खत्म होता, वह फू किंगयुआन को ब्लॉक करने वाली थी और उससे कभी बात नहीं करने वाली थी। सिर्फ कुछ लाख रुपयों की बात थी, फिर भी फू किंगयुआन उसके सामने इतना घमंड दिखा रही थी। अचानक जैसे ही हुओ हुआन पीछे मुड़ी, पूरा गलियारा धुंध से भर गया जिससे हुओ हुआन के लिए सामने देखना भी असंभव हो गया। धुंध ने पूरे गलियारे को ढांक लिया जिससे हुओ हुआन कांपने लगी। वह पीछे मुड़ी और फू किंगयुआन की ओर देखकर पूछा, यह क्या हो रहा है? फू किंगयुआन को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसने इस आयाम के दूसरी तरफ ऐसी घनी धुंध देखी थी जहां भूत रहते हैं, लेकिन ऐसी धुंध पूरे गलियारे को इस तरह क्यों ढांक रही थी? चूंकि वह नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है, फू किंगयुआन डर महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसने चारों ओर मुड़कर देखा और आखिरकार उसकी नज़र एक छायादार आकृति पर पड़ी जो उसकी ओर आ रही थी। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए सवाल किया, तुम भूत भूत खेलकर क्या हासिल करना चाहती हो? मैं अपने काम से काम रख रही हूँ, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कभी नाराज किया है। अपने काम से काम रख रही हो, मुझे नाराज नहीं किया। तुम वाकई दिलचस्प हो फू किंगयुआन, तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया और अब तुम कह रही हो कि तुमने मुझे नाराज करने के लिए कुछ नहीं किया। आर्या महिला स्कूल 1 धुंध से बाहर निकल आई। उसने पुराने दर्पण पर नजर डाली और फिर फू किंगयुआन की ओर देखा जो उसे आते देख सन रह गई थी। इतने कम समय में जब हम नहीं मिले, तुम बकवास करने में काफी माहिर हो गई हो, है ना? जैसे ही आर्या महिला स्कूल 1 आगे बढ़ी, फू किंगयुआन उसे पूरी तरह हक्का बक्का होकर देखने लगी। फू किंगयुआन अवाक, स्तब्ध और हैरान थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आर्या महिला स्कूल 1 अचानक कहीं से प्रकट हो जाएगी और उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। किंगयुआन, यह क्या हो रहा है? हुओ हुआन फू किंगयुआन की ओर मुड़ी। दिखने में यह महिला ऐसी नहीं लग रही थी जिससे निपटना आसान हो। उसने फू किंगयुआन पर एक इल्जाम भरी नजर डाली और कहा, तुमने तो कहा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पहले तो फू किंगयुआन दंग रह गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और शांत हो गई। चिंता मत करो, वह मेरी भाभी है और मैं जानती हूँ कि वह किसी काम की नहीं है। भले ही उसने किसी तरह कुछ तरकीबें सीख ली हों, मुझे डर है कि वह इतनी भी अच्छी नहीं है। क्या ऐसा है? आर्या महिला स्कूल 1 ने अपने पैर के अंगूठे से फर्श को थपथपाया और फू किंगयुआन के बिल्कुल करीब आ गई। आर्या, मुझे डर है कि तुम मुझे कभी इतना नहीं जान पाई कि इतने आत्मविश्वास के साथ ये शब्द कह सको। स्तब्ध होकर फू किंगयुआन ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन आर्या महिला स्कूल 1 ने उसे रोक दिया जिसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। अपने हाथ के एक इशारे से आर्या ने ठंडी लपटों को बुलाया और फू किंगयुआन को उसी जगह बांध दिया जहां वह खड़ी थी। फिर वह हुओ हुआन की ओर मुड़ी। वह महिला उसके पीछे कांप रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश होने वाली है। अगर हुओ हुआन को पता होता कि फू किंगयुआन की इतनी भयानक भाभी है, तो वह उसकी मदद करने के लिए कभी सहमत नहीं होती। वह केवल इसलिए सहमत हुई थी क्योंकि फू किंगयुआन ने कहा था कि सब कुछ खत्म होने के बाद वह उसका कर्ज माफ कर देगी। हालांकि फू किंगयुआन का कर्ज केवल कुछ लाख युआन था, लेकिन उसके परिवार के लिए यह एक बड़ी रकम थी। अंत में हुओ हुआन के पास फू किंगयुआन की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब उसका चेहरा पछतावे से नीला पड़ गया था। उसमें आर्या महिला स्कूल 1 की आंखों में देखने तक की हिम्मत नहीं थी। वह बस अपने पैरों पर घूमी और गलियारे के दूसरे छोर की ओर भागने लगी। लेकिन किसे पता था कि उस छोटी सी जगह में कैसी धुंध भरी हुई थी। जैसे ही वह धुंध के पार भागने के लिए मुड़ी, हुओ हुआन ने खुद को उसी जगह खड़ा पाया जहां से उसने भागने की कोशिश की थी। आर्या, मुझे जाने दो। फू किंगयुआन का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया था, भले ही लपटें उसकी त्वचा को जला नहीं रही थी। वह ठंड उसकी त्वचा में कई चाकुओं की तरह चुभ रही थी। वह आर्या महिला स्कूल 1 की ओर मुड़ी जो यमराज की तरह खड़ी थी और चिल्लाई, तुम मुझे मार नहीं सकती। दूसरी ओर हुओ हुआन पहले से ही डर के मारे बदहवास थी और उसका माथा ठंडे पसीने से भीग रहा था। जब उसने फू किंगयुआन को आर्या महिला स्कूल 1 पर चिल्लाते सुना, तो वह इतनी गुस्से में आ गई कि उसने फू किंगयुआन को झिड़क दिया, क्या तुम बेवकूफ हो, फू किंगयुआन? क्या तुम देख नहीं सकती कि तुम इस वक्त किस तरह की स्थिति में हो? फिर वह आर्या महिला स्कूल 1 की ओर मुड़ी। वह महिला गलियारे के बीच में शांति से खड़ी थी, जैसे कि वह अपने आसपास हो रही हर चीज से अलग हो। उसके ठंडे भावों को देखकर हुओ हुआन घबराहट से कांप रही थी। उसने अपने हाथ जोड़े और माफी मांगते हुए झुक गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी यह नहीं करना चाहती थी, लेकिन फू किंगयुआन ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया।
उसने कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मुझे उन संदिग्ध जगहों शेडी प्लेसेस पर बेच देगी और मेरे पास कोई चारा नहीं था। हुओ हुआन, फू किंगयुआन उस महिला पर चिल्लाई जो तुरंत उससे मुकर गई थी, लेकिन हुओ हुआन ने फू किंगयुआन पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक गहरी सांस ली और बोलना जारी रखा, मैं यह नहीं करना चाहती थी। उसने ही मुझसे कहा था, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूँगी। बोलते बोलते हुआ हुआन अपने घुटनों के बल गिर पड़ी और जमीन पर माथा टेक दिया। काउटाओ, उसकी आंखों से आंसू और नाक से पानी बह रहा था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? कृपया उदार बने। माथा टेकने के बाद हुआन ये सोचकर खड़ी हुई कि आर्या महिला स्कूल 1 उसे जाने देगी, लेकिन जब उसने देखा कि आर्या अभी भी स्थिर खड़ी है और अपनी आंखों में तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उसे देख रही है, तो वह जल्दी से फू किंगयुआन की ओर मुड़ी और चिंता में चिल्लाई, किंगयुआन, तुम क्या कर रही हो? बस अपनी भाभी को बताओ कि उन लोगों को वापस कैसे लाना है और उनसे माफी मांगो। वह तुम्हारा परिवार है, वह तुम्हें जरूर माफ कर देगी। जब फू किंगयुआन ने हुआन की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वह डरी हुई थी, लेकिन आर्या महिला स्कूल 1 जैसी किसी महिला से माफी मांगने के विचार से वह खुद को बेहद अपमानित और असहज महसूस कर रही थी, जिसे उसने सालों से नीची नज़र से देखा था। लेकिन जब उसने हुआन की बात सुनी तो उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जगी और वह आर्या महिला स्कूल 1 की ओर देखने लगी। फू किंगयुआन को नहीं पता था कि उसमें आर्या महिला स्कूल 1 की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत कहाँ से आए, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर उठाया और शांत आवाज में कहा, आर्या, यह मत भूलो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी नंद हूँ, तुम्हारे पति के चाचा की बेटी और फू परिवार के सदस्यों में से एक। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकती, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो और कोई तमाशा न करो। उसकी आंखें टिमटिमाई और फिर फू किंगयुआन ने जोड़ा, अगर तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम मेरे परिवार के पीछे नहीं आओगी, तो मैं तुम्हें वह मीडियम दे दूंगी जिससे तुम अपने परिवार को वापस ला सकती हो। हुआन की आंखें भी फू किंगयुआन के आत्मविश्वास भरे लहजे को सुनकर चमक उठी। दिखने में ऐसा लग रहा था कि फू किंगयुआन और उसके परिवार का फू परिवार में काफी दबदबा था। शायद वह यहाँ से जिंदा बाहर निकल जाएगी। फिर वह आर्या महिला स्कूल 1 की ओर मुड़ी और उम्मीद करने लगी कि वह घबरा जाएगी, लेकिन इसके बजाय उसने उस महिला को मुस्कुराते हुए देखा। आर्या महिला स्कूल 1 वास्तव में मुस्कुराई, जिससे फू किंगयुआन घबरा गई और उसने हड़बड़ी में कहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम हत्या करके बच नहीं सकती, आर्या। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे माता पिता मेरी हत्या के बाद तुम्हें आसानी से जाने देंगे, तो तुम बहुत नादान हो। यह मत भूलो कि मेरे दादाजी की अंतिम इच्छा थी कि ओल्ड मास्टर फू हमारे परिवार का ख्याल रखें। ये सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एहसान फरामोशों व्हाइट आइड वुल्व्स को मुसीबतें खड़ी करने देंगे। बोलते हुए आर्या महिला स्कूल 1 हुआन की ओर मुड़ी। जैसे ही उसकी नज़र हुआन पर पड़ी, वह सहम गई और अपना सिर फू किंगयुआन की ओर घुमाकर बोली, मैं भले ही किसी प्रतिष्ठित परिवार से नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस देश की नागरिक हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा परिवार भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। फू किंगयुआन ने सिर हिलाया और जब उसने देखा कि आर्या महिला स्कूल 1 उस पर कोई हमला नहीं कर रही है, तो उसे लगा कि उसने आर्या को डरा दिया है। वह तुरंत उत्साहित हो गई और धमकी देते हुए बोली, तुम्हें शायद यह नहीं पता, लेकिन मेरे पिता भी कुछ तांत्रिकों को जानते हैं। उनके अपने संपर्क हैं। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरे पिता को जरूर पता चल जाएगा और फिर तुम्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मूर्ख की तरह व्यवहार करना बंद करो और मुझे जाने दो। उसके शब्द तब अचानक रुक गए जब उसने आर्या महिला स्कूल 1 को अपना हाथ उठाते देखा। जैसे ही उसने हाथ हिलाया, हुआन जो जमीन पर बैठी थी, खड़ी हो गई और चिल्लाने और हाथ पैर मारने के बावजूद वह एक दर्दनाक चीख के साथ अपने आप दर्पण के अंदर चली गई। फू किंगयुआन दहशत में आर्या महिला स्कूल 1 को देखती रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह अविश्वास के साथ दर्पण की सतह को देख रही थी। मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया कि तुम्हारे पिता कुछ तांत्रिकों को जानते हैं, मैं उनसे बाद में अच्छी तरह से बात करूंगी। आर्या महिला स्कूल 1 अचानक फू किंगयुआन की ओर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ मुड़ी, लेकिन उसकी आंखों की क्रूरता छिपी नहीं थी, जिससे फू किंगयुआन कांपने लगी और धीमी आवाज में बोली, तुम मुझे मार नहीं सकती। बेशक, मैं तुम्हें मारने नहीं जा रही हूँ, आर्या महिला स्कूल 1 ने फू किंगयुआन की ओर देखते हुए बड़े दुलार भरे स्वर में कहा। क्या तुमने कभी किसी को ऐसे व्यक्ति को मारते देखा है जिसके पास जीने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हों? उसके शब्दों ने फू किंगयुआन को उलझन में डाल दिया,
लेकिन तभी आर्या महिला स्कूल 1 ने अपने हाथ के एक झटके से उस प्राचीन दर्पण को घुमा दिया। जैसे ही दर्पण घूमा, फू किंगयुआन के चेहरे पर दहशत छा गई क्योंकि वह दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। क्योंकि दर्पण में एक युवा महिला के बजाय एक बूढ़ी औरत उसकी ओर देख रही थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? वह चिल्लाए और आर्या महिला स्कूल 1 की ओर मुड़ी, जो केवल मुस्कुरा रही थी और बोली, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें उन चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहिए जिनके बारे में तुम्हें कोई जानकारी न हो? फू किंगयुआन, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि यह तुम हो जिसने गलती की है। ये दर्पण वास्तव में दूसरी दुनिया का एक पोर्टल है, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है? हर बार जब तुम इसका मीडियम बनने के बाद दरवाज़ा खोलती हो, तो तुम अपनी जीवन शक्ति का एक हिस्सा खो देती हो। आर्या महिला स्कूल 1 की आंखों में एक क्रूर चमक कौंधी और उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मुझे लगता है कि जिस महिला ने तुम्हें ये दर्पण बेचा था, उसने तुम्हें ये छोटी सी बात नहीं बताई। हालांकि मैं और वह महिला इस दर्पण को बिना किसी बाधा के खोल सकते हैं क्योंकि हम दोनों सालों से साधना कर रहे हैं और हम इस पोर्टल को खोलने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन तुम कोई सेलेस्टियल मास्टर या तांत्रिक नहीं हो, फू किंगयुआन। हर बार जब तुमने ये पोर्टल खोला, तुमने अपनी जीवन शक्ति का एक हिस्सा खो दिया। इसीलिए तुम अब ऐसी दिखती हो। फू किंगयुआन के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने दहशत में देखा कि उसका चेहरा और भी बूढ़ा होता जा रहा है जब तक कि वह 70 साल की महिला जैसी नहीं दिखने लगी। अब वह क्या करने वाली थी? उससे शादी कौन करेगा? उसका भविष्य, उसका जीवन, सब कुछ खत्म हो गया था। जब फू किंगयुआन अपनी डरी हुई सुध-बुध खो बैठी थी, तब आर्या महिला स्कूल 1 आगे बढ़ी और अपनी उंगलियों से फू किंगयुआन की गर्दन से वह हार बड़ी नज़ाकत से तोड़ लिया, जिसमें केवल एक सोने का धागा और 7 मोती थे। फिर उसने फैंग यानली को बुलाया। ये दाएं से बाएं है, दाहिने हाथ वाला मोती फू यू शेन को देना और फिर बाकी उसी क्रम में देना जिस क्रम में वे दर्पण के अंदर गिरे थे। उसने फैंग यानली को समझाया, जिसने सिर हिलाया और मोतियों वाला धागा अपने हाथ में लेकर दर्पण में प्रवेश किया। चून की फॉन्ग मियान के दर्पण के कारण गलियारे में ये ऊर्जा बहुत घनी थी। फू किंगयुआन उस महिला भूत को देख पा रही थी जो आसानी से दर्पण में घुस गई थी। उसने आतंक से भरी आंखों से आर्या महिला स्कूल 1 की ओर देखा। उसके दिल की सारी उम्मीदें बुझ गईं, उसकी आंखें पलट गईं और वह बेहोश हो गई। दूसरी ओर फैंग यानली फू परिवार के सदस्यों को खोजने चली गई। यह अच्छी बात थी कि हार के धागे ने बिना किसी बाधा के उसे उस जगह तक पहुंचा दिया जहां वे सब छिपे हुए थे, वरना बहुत देर हो चुकी होती। फू यू शेन और बाकी सब एक कोने में दुबके हुए थे, जबकि हो हुआन काम रही थी और उस भूत को झटकने की कोशिश कर रही थी जो उसका पैर चबा रहा था। वह मदद के लिए फू परिवार की ओर चिल्ला रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला। फू रोंग और ली वेनई ने पहले ही फू यू शेन और ओल्ड मास्टर फू को बता दिया था कि यह वही महिला है जिसने उन्हें इस जगह धकेला था, इसलिए उन्हें उस लड़की के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। यहाँ तक कि फू यू शेन, जो आमतौर पर महिलाओं के प्रति थोड़ा दयालु रहता था, उसने भी हो हुआन की मदद नहीं की क्योंकि उसने उसे उस महिला के रूप में पहचान लिया था जिसने उसे दर्पण के अंदर धकेला था। जब हो हुआन ने देखा कि उनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो उसकी आंखें निराशा और गुस्से से भर गईं। वह हताशा में चिल्लाए और फिर फू परिवार को अपने साथ खींचने के लिए उन पर झपटी, लेकिन एक अचानक आए बल के कारण वह पीछे की ओर उड़ गई और उसका सिर जा टकराया। कृपया खुद पर काबू रखें, फैंग यानली ने हो हुआन की ओर शांति से देखते हुए कहा। मुझे तुम्हारे इस औसत से भी कम दिखने वाले चेहरे को बिगाड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फैंग यानली के अचानक प्रकट होने से फू परिवार के सदस्य सहम गए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस पर एस ग्रेट ताबीज के सुरक्षा कवच का कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह उनकी रक्षा कर रही है, तो वे शांत हो गए। दूसरी ओर हो हुआन दर्द से तड़प रही थी। हालांकि भूत ने उसका पैर अलग नहीं किया था, लेकिन उसने उसके पैर के पंजे को इस हद तक चबा लिया था कि मांस के अंदर की हड्डी दिखाई देने लगी थी। उसके पैर से खून टपक रहा था और वह अपने जख्मी पैर को पकड़कर दर्द से कराह रही थी, लेकिन फैंग यानली को उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। इस तरह की महिलाएं सबसे डरावनी होती हैं। वे दूसरों से मदद की उम्मीद करती हैं। अपने माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनकी कर्जदार है, लेकिन जब दूसरों की सुरक्षा और जीवन की बात आती है, तो हो हुआन जैसी महिलाओं के मन में उनके प्रति कोई सम्मान नहीं होता। क्या यह उसके सब कुछ मुफ्त में मिलने वाले रवैये के कारण नहीं था कि वह पूरे फू परिवार को मारने के लिए तैयार थी? जब तक वह सुरक्षित थी, तब तक बाकी सब मर सकते थे। फैंग यानली फिर फू परिवार के सदस्यों की ओर मुड़ी जो उसे अपनी ओर देखते देख एक दूसरे के करीब आ गए थे।
उन्हें इतना डरा हुआ देखकर फैंग यानली अवाक रह गई। उसने अपने होंठ भींचे और शांत आवाज में कहा, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आर्या महिला स्कूल 1 ने ही मुझे भेजा है और मैं आप सबको वापस ले जाने के लिए यहाँ आई हूँ। इतना कहकर उसने मोती निकाले और फू यू शेन और बाकी सबको सौंप दिए। फैंग यानली फिर हुओ हुआन की ओर मुड़ी और कहा, क्या तुम यहीं रुकना चाहती हो या तुम हमारे साथ वापस आओगी? हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसने हुओ हुआन पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उसे जमीन से उठने में मदद की। हुओ हुआन जानती थी कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला है, इसीलिए शरीर में उठ रहे दर्द के बावजूद उसने अपने होंठ भींचे और फर्श से खुद को उठाने की कोशिश की और वह आखिरी मोती ले लिया जो फैंग यानली ने उसकी ओर बढ़ाया था। जैसे ही आखिरी मोती उस सुनहरे धागे से अलग हुआ, वह धागा जीवंत रोशनी से चमक उठा और लंबा होकर आपस में गुंथ गया। फू यू शेन, जो कतार में सबसे आगे खड़ा था, उसने उस मोती की ओर देखा जो सुनहरी लौ वाली एक लंबी जलती हुई मशाल में बदल गया था। उसने फैंग यानली की ओर देखते हुए पूछा, यह क्या है? यह आपका माध्यम मीडियम है जो आपको इस जगह से बाहर निकलने में मदद करेगा, उसने धैर्यपूर्वक समझाया। जब आप इस आयाम से बाहर निकले तो इसे जोर से थामे रहें क्योंकि दोनों दुनियाओं के बीच उथल पुथल अधिक होगी, और अपनी बारी न आने पर इस आयाम से बाहर निकलने की जल्दी न करें। जिसने पहले प्रवेश किया था वह पहले बाहर निकलेगा और जो आखिरी था वह आखिरी में निकलेगा। अगर तुमने कतार तोड़ने की हिम्मत की तो तुम हमेशा के लिए इसी जगह में कैद हो जाओगी। फैंग यानली ने हुओ हुआन की आंखों में चमकती चालाकी को देखकर यह बात जोड़ दी। उसके शब्द गिरते ही हुओ हुआन सहम गई और फैंग यानली की ओर देखने लगी, जिसने उसे नजरअंदाज किया और फू परिवार के बाकी सदस्यों की ओर मुड़कर कहा, अब कृपया मेरे पीछे आइए। फिर वह अपने पैरों पर घूमी और दूसरे आयाम के निकास की ओर चल दी, जिससे बाकी भूत डरकर दूर हट गए क्योंकि वे इतनी उच्च साधना वाले भूत के करीब आने से बहुत घबरा रहे थे। सबको भूतिया आयाम से बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक एक करके उन्होंने गलियारे में कदम रखा और फिर आर्या महिला स्कूल 1 की ओर देखा। भाभी, फू यू शेन और फू रोंग एक साथ चिल्लाए। फू रोंग आर्या महिला स्कूल 1 को गले लगाने के लिए दौड़ी और सुबकते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी। कोई चीज मुझे बस खाने ही वाली थी। ओह, वह चाहती थी कि आर्या उसके टूटे हुए दिल को दिलासा दे, लेकिन उसे गले लगाने और पुचकारने के बजाय आर्या महिला स्कूल 1 पीछे हट गई और घृणा से फू रोंग की ओर देखा। तुम्हारे शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही है, रोंग एर। मुझे गले लगाने से पहले नहाने तक का इंतजार करो। फू रोंग, ये दुनिया बनावटी प्यार से भरी है। दूसरी ओर फू शिनचेन फू की ग्युआन को देख रहा था और फिर आर्या महिला स्कूल 1 की ओर मुड़कर पूछा, भाभी छोटी, इसे क्या हुआ है? आर्या महिला स्कूल 1 ने बस फू की ग्युआन की ओर एक नजर डाली जो पहले बेहोश हो गई थी और पूरी बात फू शिनचेन को फिर से समझाई। उसने उसे बताया कि कैसे फू की ग्युआन ने अपनी पूरी जीवन शक्ति और अपना भाग्य इस्तेमाल कर लिया है और अब से वह केवल कष्ट ही भोगने वाली है। भविष्य में एक शानदार जीवन जीने की बात तो भूल ही जाए, उसके लिए एक सामान्य जीवन जीना भी मुश्किल होगा क्योंकि उसके कार्यों का बुरा फल बहुत जल्द उस पर पलटने वाला है। एक बार उसकी बची हुई जीवन शक्ति समाप्त हो गई तो फू की ग्युआन की मृत्यु निश्चित थी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। अगर वह तुम्हारे साथ रहती है तो उसके कार्यों का परिणाम तुम पर और तुम्हारे परिवार पर भी पड़ेगा, आर्या महिला स्कूल 1 ने ठंडे स्वर में कहा। बेहतर होगा कि तुम उसे बस किसी वृद्धाश्रम में भेज दो और मरने के लिए छोड़ दो। बेशक उसने कियान चमकता दिल के तीसरे चाचा के लिए भी कुछ खास पैक करके रखा था, लेकिन वह फू शिनचेन को यह नहीं बताने वाली थी कहीं वह उसकी योजना में बाधा न डाल दे। अगर यह पहले की बात होती तो फू शिनचेन को अपनी बहन के लिए कुछ महसूस होता, लेकिन दर्पण के अंदर उसे धकेलते समय उसकी बेरहमी देखने के बाद फू शिनचेन के मन में अपनी बहन के लिए अब वैसी भावनाएं नहीं बची थी, न ही उसमें उसे बचाने की हिम्मत थी। इसलिए वो फू की ग्युआन को घर ले आया और अपने माता पिता को वह सब बताया जो फू की ग्युआन ने किया था और वह कारण भी बताया कि वह अपनी मालू जियाओ से भी ज्यादा बूढ़ी क्यों दिख रही थी। मैं की ग्युआन के लिए जे शहर का टिकट बुक कर रहा हूँ, उसने अपनी रोती हुई माँ से कहा। वह 3 दिनों में यहाँ से चली जाएगी, तब तक तुम्हें जो करना है कर लो। शिनचेन, लू जियाओ अपने बेटे के पीछे चिल्लाई, जो अपनी बहन की परवाह किए बिना फू की ग्युआन को पीछे छोड़कर चला गया था। उसने अपनी बेटी की ओर देखा, जो अपनी माँ से भी ज्यादा बूढ़ी दिख रही थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गुस्सा करे या रोए। फू की ग्युआन ने इस तरह मौत को दावत क्यों दी? अब वे क्या करने वाले थे? जब लू जियाओ ने फू यीशेन को बताया कि फू की ग्युआन के साथ कुछ हुआ है, तो वह आनन फानन में घर लौटा।
पहले तो उसे लगा कि यह कोई छोटी बात होगी, लेकिन अब जब वह फू किंगयुआन का बदसूरत और बुरा चेहरा देख रहा था तो उसे बहुत थकावट और निराशा महसूस हुई। अब उसे क्या करना चाहिए था? वह फू किंगयुआन को ओल्ड मास्टर कुई के पास भेजने की सोच रहा था। वह बूढ़ा आदमी उन लोगों को पैसा और अवसर देने के मामले में काफी उदार था जो अपनी बेटियों या पत्नियों को उसके पास परोसते थे। भले ही ओल्ड मास्टर कुई बूढ़ा था, लेकिन उसे ताज़ा मांस युवा लड़कियां खाना पसंद था। अतीत में फू यी शेन ने ऐसे तरीकों का तिरस्कार किया था, लेकिन वह तब की बात थी जब उसे फू कॉर्पोरेशन द्वारा उदारतापूर्वक पैसा दिया जाता था, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका चाचा ओल्ड मास्टर फू एक पत्थरदिल बूढ़ा जानवर था जिसे खून के रिश्तों की कोई परवाह नहीं थी और वह केवल अपने पोते पोतियों की परवाह करता था। चूंकि ओल्ड मास्टर फू ने उससे मुंह मोड़ लिया था, इसलिए फू यी शेन को बाकी शाखाओं से हर तरह का उपहास सहना पड़ता था। अतीत में उसे बस घर पर रहकर खाना होता था, लेकिन अब उसे कंपनी जाना पड़ता था और सबकी प्रताड़ना और ताने सहने पड़ते थे। जब ओल्ड मास्टर फू उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, तब अन्य शाखाओं के उन बड़ों और सदस्यों की हिम्मत उसके खिलाफ कुछ कहने की नहीं होती थी। लेकिन अब जब उसका परिवार संकट में था, तो वे निकम्मे उसे फटकार रहे थे। वे उसे फिनिक्स की नकल करने की कोशिश करने वाला गौरय कह रहे थे। चूंकि फू यी शेन फू कंपनी में ताने सुन सुनकर थक गया था, इसलिए वह अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहता था, लेकिन उसके पास इसके लिए पूंजी नहीं थी। इसी कारण वह चाहता था कि फू किंगयुआन जाए और कुछ रातों के लिए ओल्ड मास्टर कुई का मनोरंजन करे। आखिरकार ये वह पुराना जमाना नहीं था जहां कोई महिला के शील की परवाह करता। जब तक वह अपने भावी दामाद का मुंह पर्याप्त पैसों से भर देगा, वह लड़का उसकी बेटी को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। यह उनके परिवार के शाश्वत लाभ के लिए फू किंगयुआन की ओर से बस एक छोटा सा बलिदान था, लेकिन इससे पहले कि फू यी शेन अपनी योजना शुरू कर पाता, उसकी बेटी एक बूढ़ी औरत के रूप में लौटी। अब क्या? फू यी शेन गुस्से से लाल हो गया और अपनी रोती हुई पत्नी पर चिल्लाया, तुम रो क्यों रही हो? ऐसा नहीं है कि वह मर गई है, मेरे साथ आओ। हम उसे उस तांत्रिक के पास ले जाएंगे जिसे मैं जानता हूँ। मुझे यकीन है कि वह ठीक हो जाएगी। अगर फू किंगयुआन ने अपनी जवानी वापस नहीं पाई, तो ओल्ड मास्टर कुई के साथ उसके सौदे का क्या होगा? जब लू जियाओ ने सुना कि फू किंगयुआन के ठीक होने की संभावना है, तो उसने तुरंत रोना बंद कर दिया और फू किंगयुआन को कार तक ले जाने में मदद की। फू यी शेन और लू जियाओ उसे उस तांत्रिक के पास ले गए जिसके साथ फू यी शेन के अच्छे संबंध थे। आर्या महिला स्कूल 1 को बहुत पहले से ही इसके होने की उम्मीद थी। वह जानती थी कि जैसे ही फू यी शेन, जो फू किंगयुआन की सुंदरता को बहुत महत्व देता था क्योंकि युवा फू किंगयुआन उसे बहुत लाभ दिला सकती थी, चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए वह फू किंगयुआन को ठीक करने की पूरी कोशिश करेगा। इसी वजह से उसने जानबूझकर फू किंगयुआन पर एक श्राप दिया था। आर्या महिला स्कूल 1 ने फू किंगयुआन पर जो श्राप डाला था, उसने उस पलटाव रीबाउंड को तोड़ना किसी के लिए भी असंभव बना दिया जिससे फू किंगयुआन पीड़ित थी। वास्तव में वे जितना अधिक श्राप को तोड़ने की कोशिश करते, फू किंगयुआन की यिन ऊर्जा उतनी ही तीव्र होती जाती और वह हर तरह की कैडेवरिक शव जैसी ऊर्जा को आकर्षित करने लगती, जिससे उसके आसपास के लोग भी बदकिस्मत हो जाते। खासकर वे लोग जो श्राप तोड़ने की कोशिश करते। उसकी साधना अधिकांश तांत्रिकों से कहीं अधिक ऊंची थी, इसीलिए फू यी शेन कितनी भी बार फू किंगयुआन को उस पुराने तांत्रिक के पास ले गया जिसे वह जानता था, कुछ नहीं हुआ। उल्टा वह पुराना तांत्रिक हजारों सीढ़ियों से फिसलकर मर गया। उसकी गर्दन बीच से टूट गई जिससे उसका सिर लटकने लगा और वह सीढ़ियों से गिरता रहा जहां उसके सभी अंग भी मुड़ गए। यह इतना भयानक दृश्य था कि अन्य तांत्रिकों ने तुरंत फू किंगयुआन को वापस भेज दिया, यह महसूस करते हुए कि वह उस पुराने तांत्रिक की मृत्यु का कारण थी। जब फू यी शेन ने देखा कि फू किंगयुआन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो वह आग बबूला हो गया। वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने वाला था और अपने चाचा को पछतावे का एहसास कराने वाला था, लेकिन अगर फू किंगयुआन ठीक नहीं हुई तो वह ये कैसे करेगा? इसलिए संकेतों को नज़रअंदाज करते हुए वह उस बूढ़ी होती फू किंगयुआन को पूरे देश में इस काले जादू के साधक और उस तांत्रिक के पास ले जाता रहा, लेकिन वह जिससे भी मिला उसका परिणाम केवल मृत्यु ही निकला। अंत में फू शिनचेन ने अपने पिता को रोकने की कोशिश की और उनसे कहा कि वह फू किंगयुआन को दूर भेजने वाला है, लेकिन फू यी शेन और लू जियाओ ने तुरंत मना कर दिया। फू यी शेन फू किंगयुआन को अपने जीतने वाले मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए न केवल वह फू शिनचेन के खिलाफ गया, बल्कि उसने ये घोषणा भी कर दी कि अगर फू शिनचेन ने फू किंगयुआन के इलाज के प्रयासों के बीच में आने की हिम्मत की, तो वह उसे बेदखल कर देगा। जहां तक लू जियाओ की बात है,
वह वास्तव में अपनी बेटी की परवाह करती थी, इसी कारण उसने फू शिनचेन से फू किंगयुआन को अकेला छोड़ने की भीख मांगी। लेकिन जब फू शिनचेन फू किंगयुआन को दूर भेजने के अपने फैसले पर अड़िग रहा, क्योंकि वह पूरे परिवार के लिए दुर्भाग्य लाने वाली थी, तो फू यीशेन इतना क्रोधित हुआ कि उसने फू परिवार के बड़ों को बुलाया और फू शिनचेन से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसके दिल में फू शिनचेन के प्रति असंतोष काफी समय से बढ़ रहा था, क्योंकि वह केवल मुख्य शाखा कियान चमकता दिल की बात सुनता था। एक बार जब मामला बढ़ गया तो उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। फू शिनचेन परिवार में नजरअंदाज किए जाने के आदी थे, क्योंकि तीसरी शाखा में वह अकेले ही सबसे अलग थे। जैसे ही उनके पिता ने घोषणा की कि वे उनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, यह आखिरी तिनका साबित हुआ जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। फू शिनचेन, जिन्होंने कभी अपने परिवार के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था, तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने न केवल अपना बैकपैक किया और रिश्ते तोड़ने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, बल्कि विदेश में नौकरी के लिए भी आवेदन कर दिया। चूंकि उनके माता पिता उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते थे, तो वह भी रुकने वाले नहीं थे। ये फू किंगयुआन थी जिसने उन्हें लगभग मार ही डाला था, लेकिन उन्हें इसके लिए अभी तक माफी नहीं मिली थी, इसके बजाय उन्हें ही पत्थरदिल कहा जा रहा था। फू शिनचेन के जाने के बाद फू यीशेन फू किंगयुआन को देश भर में ले जाता रहा। वह ओल्ड मास्टर कुई द्वारा अपनी बेटी के बदले में दिए गए उदार प्रस्ताव को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन चाहे कितने भी तांत्रिकों ने फू किंगयुआन के श्राप को तोड़ने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अंत में लू जियाओ ने सुझाव दिया कि उन्हें गुचेनई से फू किंगयुआन की मदद करने के लिए कहना चाहिए, लेकिन फू यीशेन ने तुरंत आपत्ति जताई। उसका मानना था कि गुचेनई आर्या महिला स्कूल 1 के मास्टर हैं, भले ही वह उनसे कितनी भी भीख मांगे और मिन्नतें करे, गुचेनई उनकी बात नहीं मानेंगे। जैसे ही वे पागल होने की कगार पर थे, अचानक एक तांत्रिक प्रकट हुआ और उसने कहा कि वह फू किंगयुआन का इलाज कर सकता है, बशर्ते फू यीशेन उसे 7 करोड़ 70 मिलियन युआन का भुगतान करे। अगर यह कुछ महीने पहले हुआ होता तो फू यीशेन आसानी से इतनी रकम निकाल लेता, लेकिन जब से ओल्ड मास्टर फू का अपहरण हुआ था, उसे दिए गए शेष शेयर भी वापस ले लिए गए थे, जिससे वह कौड़ी को मोहताज हो गया था। अंत में फू यीशेन केवल वही सब गिरवी रख सका जो उसके नाम पर था, और उस पैसे का उपयोग तांत्रिक को भुगतान करने के लिए किया। तांत्रिक को पैसे सौंपते समय फू यीशेन के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। वह थोड़ा आशंकित भी था, ये सोचकर कि शायद ये तांत्रिक भी सफल न हो पाए, लेकिन फू किंगयुआन का श्राप था ही इतना कठिन कि उससे निपटना मुश्किल था। उसका इलाज करने की कोशिश करने वाला हर तांत्रिक एक अजीब हादसे में मारा जा रहा था, जिससे तांत्रिकों के घेरे में काफी हलचल मच गई थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह आर्या महिला स्कूल 1 ही थी जिसने गुचेनई के संपर्कों की मदद से तांत्रिकों के आंतरिक घेरे में फू किंगयुआन के श्राप के बारे में बात फैलाई थी। यहाँ तक कि फू यीशेन की मदद के लिए जो तांत्रिक तैयार हुआ था, वह भी आर्या द्वारा ही व्यवस्थित किया गया था। हालांकि फू यीशेन आशंकित महसूस कर रहा था, लेकिन उसने उन लाभों के बारे में सोचा जो वह फू किंगयुआन के ठीक होने पर कमा सकता था, इसलिए उसने तांत्रिक को पैसे दे दिए। जब से ओल्ड मास्टर फू ने उसे धक्के देकर निकाला था, वह गुस्से से जल रहा था। वह अपने बड़े चचेरे भाई जैसा काम क्यों नहीं कर सकता था? वह कियान चमकता दिल के पिता जितना ही सक्षम था, बस उसके पास अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी की कमी थी। उसने सोचा था कि जब तक फू किंगयुआन ठीक नहीं हो जाते, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन चीजें वैसी नहीं रही जैसी उसने योजना बनाई थी। जिस तांत्रिक ने फू किंगयुआन का इलाज करने का वादा किया था, वह अचानक गायब हो गया और फू यीशेन के पास कुछ नहीं बचा। जब फू यीशेन को पता चला कि उसे ठगा गया है, तो वह लगभग पागल हो गया। अंत में उसने ओल्ड मास्टर कुई से अपनी बेटी के बजाय अपनी पत्नी को स्वीकार करने की भीख मांगी, क्योंकि वह अपनी सारी पूंजी खोने की कगार पर था। लेकिन ओल्ड मास्टर कुई को बूढ़ी औरतों से नफरत थी। उसने न केवल इनकार कर दिया, बल्कि फू यीशेन को उसका अपमान करने के लिए बाहर भी निकाल दिया। जल्द ही फू यीशेन के पास जो कुछ भी था वह बिक गया और वह इसे सहन नहीं कर सका, इसलिए वह मदद की उम्मीद में फू परिवार के पास वापस गया। हालांकि ओल्ड मास्टर फू ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी आंखों में रेत का एक दाना भी सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने फू यीशेन की मदद करने से साफ इनकार कर दिया और उसे विदा कर दिया। उन्होंने वह हवेली जिसमें फू यीशेन रहता था, फू परिवार की 5वीं शाखा को दे दी, जिसे फू यीशेन सबसे ज्यादा नापसंद करता था, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। फू यीशेन ओल्ड मास्टर फू की निर्दयता से बहुत नाराज था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सब कियान चमकता दिल द्वारा व्यवस्थित किया गया था। उसका परिवार उसकी अंतिम सीमा, बॉटम लाइन था, और चूंकि फू यीशेन और उसकी बेटी ने उसके परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी, इसलिए वह उनके प्रति जरा भी उदार नहीं था।
उसने उस जोड़े को उस हद तक तड़पाया कि वे अपनी मृत्यु की कामना करने लगे। इतना ही नहीं, आर्या महिला स्कूल 1 ने भी संकेत दिए थे कि उसके माता पिता की दुर्घटना फू यीशेन के कारण हुई थी, क्योंकि उसने एक तांत्रिक को काम पर रखा था। जैसे ही उसे इस बात का पता चला, उसने तुरंत जांच शुरू कर दी। हालांकि फू यीशेन ने अपने निशान छिपाने का अच्छा काम किया था, फिर भी उसने पीछे कुछ सुराग छोड़ दिए थे जो कियान चमकता दिल के हाथ लग गए। तुरंत ही कियान चमकता दिल ने यह बात फैलाना शुरू कर दिया कि फू यीशेन ने अपने ही भाई भाभी को नुकसान पहुंचाया है। फू यीशेन की नीच और क्रूर प्रतिष्ठा पूरे फू परिवार में फैल गई। सभी शाखाएं जानती थीं कि कियान के पिता के मार्गदर्शन में वे शीर्ष पर थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वे लगभग बिखर गए थे, और यह सब फू यीशेन के कारण हुआ था। सच्चाई पता चलने के बाद फू परिवार की शाखाओं ने फू यीशेन से मुंह मोड़ लिया। जल्द ही फू यीशेन दबाव नहीं झेल सका और गांव की ओर भाग गया, क्योंकि वह वित्तीय तनाव सहन नहीं कर पा रहा था। आर्या महिला स्कूल 1 स्वाभाविक रूप से बहुत संतुष्ट थी। वह लंबे समय से फू यीशेन और उसके परिवार को सबक सिखाना चाहती थी। फू शिनचेन को अपने परिवार की मदद के लिए दौड़ने से रोकने के लिए उसने सुनिश्चित किया कि वह हर चीज में इतना व्यस्त रहे कि उसे अपने परिवार की खबर सुनने का मौका भी न मिले। जब तक फू शिनचेन को पता चला, फू किग्युआन की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि वह अपनी बची खुची जीवन शक्ति को और अधिक नहीं संभाल सकी। फू यीशेन भी अपनी दयनीय स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने लू जियाओ को व्यवसाय खोलने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उनके पास कोई और कौशल नहीं था। अंत में लू जियाओ को एक गंभीर संक्रमण हो गया और वह पागल हो गई। पागलपन के दौरे में उसने अपने पति की हत्या कर दी और फिर उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया, जहां वह जीवन भर रही। दूसरी ओर आर्या महिला स्कूल 1 का जीवन काफी सुचारू रूप से चल रहा था, क्योंकि उसने अपने पिता और भाई की मदद से अपनी नई कंपनी शुरू की थी। उसके द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद बहुत तेजी से स्टॉक से बाहर हो रहे थे, जिससे उसे एक के बाद एक मुनाफा हो रहा था। केवल सु किंगझाओ और उसके दोस्त ही मुश्किल समय से गुजर रहे थे। द्वीप से लौटने के बाद लुओ शान और माँ जियू की मौत की खबर अब छिपाई नहीं जा सकती थी। हालांकि माँ जियू के पति ने सु किंगझाओ और बाकी लोगों को फटकारते हुए उनके चेहरे पर सिर्फ एक घूंसा मारा और सु कियान और यांग येलिंग को कोसा, पर उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन लुओ शान के माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनका बेटा मर चुका है, खासकर तब जब उन्होंने देखा कि बाकी सभी लड़के ठीक ठाक हैं। सु कियान ने उन्हें समझाने की कितनी भी कोशिश की, लुओ शान के माता पिता ने एक न सुनी। इस घटना से पहले दोनों परिवार अच्छे दोस्त थे, लेकिन लुओ शान की मौत के बाद लुओ परिवार सु और वान परिवारों का जानी दुश्मन बन गया। सौभाग्य से लुओ शान का परिवार सु और किन परिवार जितना बड़ा नहीं था। भले ही लुओ शान के भाइयों ने काफी हंगामा किया, लेकिन वे कोई बड़ी हलचल नहीं मचा सके। हालांकि वे किन, सु, वांग और जू परिवार से नफरत करते थे, लेकिन उनका परिवार उन सब में सबसे कमजोर था। इसलिए भले ही उनमें इन पांचों परिवारों को उकसाने की हिम्मत थी, वे कोई गंभीर प्रहार नहीं कर सके। जब लुओ परिवार का मामला ठंडा पड़ा, तो सु कियान ने अपना ध्यान मैडम बाई और उनके बेटे पर लगाया। अब जब वह जानती थी कि उसे उस धोखेबाज औरत ने मौत के मुंह में भेजा था, तो सु कियान अब एक कुलीन परिवार की शालीन महिला बने रहने के मूड में नहीं थी। हर दिन वह मैडम बाई से लड़ते हुए अपने पति को डिटॉक्स पिल, विश्रिल की गोली खिलाती थी। हालांकि वह औरत मैडम बाई चतुर थी, लेकिन ध्यान आकर्षित करने की लड़ाई में वह मैडम वान की भाभी के सामने कहीं नहीं टिकती थी, जो एक प्रमुख परिवार की बेटी थी। इसके अलावा सु कियान एक प्राकृतिक सुंदरी थी। भले ही उसका बेटा लगभग 30 साल का था, फिर भी वह अपनी काया और आकर्षण बनाए रखने में सक्षम थी। अतीत में वह मैडम बाई को तुच्छ समझती थी और उससे लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जब वह जानती थी कि मैडम बाई उसकी जान के पीछे है, तो वह उसके प्रति जरा भी नर्म नहीं थी। मैडम वांग अपनी भाभी के पास गई और मैडम बाई से निपटने की नई तकनीकें सीखीं, और जो पैतरे उनकी भाभी ने उन्हें सिखाए थे, वे एकदम सटीक और अचूक थे। मैडम बाई मैडम वान का मुकाबला नहीं कर सकी और आर्या महिला स्कूल 1 द्वारा दी गई डिटॉक्स गोलियों की मदद से मास्टर वान को लवबग वशीकरण का कीड़ा बाहर उगलने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैडम बाई के लिए बदकिस्मती यह रही कि यह सब डाइनिंग टेबल पर हुआ। जैसे ही मास्टर वांग ने उस कीड़े को बाहर थूका, सु कियान और वांग यूफान ने मिलकर मैडम बाई पर हमला बोल दिया। सु कियान के आंसुओं भरे आरोपों और वांग यूफान और आर्या महिला स्कूल 1 की गवाही के सामने ओल्ड मास्टर वांग गुस्से से बेकाबू हो गए। मास्टर वांग उनके इकलौते बेटे थे और इकलौता बेटा ही उनकी जान था। वह अपने बेटे को किसी के द्वारा नुकसान पहुंचाते हुए कैसे देख सकते थे, और वह भी काले जादू के जरिए।
उन्होंने मैडम बाई की एक न सुनने का फैसला किया। यहाँ तक कि जब उनके बेटे ने चिल्लाकर कहा कि उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ ने मास्टर वांग के साथ ऐसा कुछ किया है और वह निर्दोष है, तब भी ओल्ड मास्टर वांग ने कुछ नहीं सुना और उन्हें घर से निकाल दिया। जब सू कियान ने आर्या महिला स्कूल 1 को इसके बारे में बताया तो वह काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रही थी। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, सू कियान ने चाय का कप मेज पर रखा और आर्या महिला स्कूल 1 की ओर मुड़कर देखा। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आपकी कंपनी में कोई वीआईपी विशेषाधिकार हैं? मैं स्किन रिजुवेनेशन क्रीम और कोलेजन रीजनरेशन पिल्स खरीदना चाहती हूँ, लेकिन वे हफ्तों से स्टॉक से बाहर हैं। वह कहे बिना नहीं रह सकी, अगर आपके पास कुछ डिब्बे पड़े हों तो क्या आप उन्हें मुझे बेच सकती हैं? मैं बाजार की कीमत से दोगुना भुगतान करूंगी। मैंने आपके पिता से पूछा था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह ऐसी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि जब तक उनकी प्यारी बेटी मुझे अतिरिक्त गोलियां और क्रीम दे रही है, वह कुछ नहीं कहेंगे। सू कियान की बात सुनकर आर्या महिला स्कूल 1 बेबस थी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मेरे पास यहाँ कोई डिब्बा तो नहीं पड़ा है, लेकिन चूंकि आप एक परिचित हैं आंटी वांग, मैं अपने पिता से कहूंगी कि वे आपको एक बॉक्स भेज दें। आर्या महिला स्कूल 1 का जवाब सुनकर सू कियान ने राहत की सांस ली। अपने हाथ से उसने अपनी त्वचा को छुआ, जो अब भरी भरी और चमक रही थी, फिर आगे कहा, ऐसा नहीं है कि मैं लालची हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? जब मैं बाहर जाती हूँ और आपके अंकल को किसी खोए हुए पिल्ले की तरह मेरे पीछे पीछे आते देखती हूँ तो बहुत मज़ा आता है। इतने सालों तक उनकी वजह से मैं परेशान रहती थी और अब उनकी बारी है। ये काफ़ी मनोरंजक है। आर्या महिला स्कूल 1 ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो आंटी वान। मैं अपने पिता से कहूंगी कि वे जल्द से जल्द आपके घर एक बॉक्स भेज दें। मैं उनसे ये भी कहूंगी कि वे वह टोनर भी भेजे जो अभी लॉन्च होना बाकी है। यह आपके रोमछिद्रों पॉज को और भी छोटा कर देगा और आपको बहुत जवान दिखाएगा। सच में, तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना होगा। ओह हाँ, सू कियान ने अचानक तालियां बजाईं, जिससे आर्या महिला स्कूल 1 चौंक गई। आर्या के चौंके हुए चेहरे को देखकर सू कियान मुस्कुराए और बोली, माफ करना, लेकिन मैं कुछ भूल ही गई थी। ये देखिए, मुझे अचानक ये कुकिंग चैनल मिला और मुझे बहुत अजीब लगा। आपको अंदाज़ा नहीं है, उस रात मुझे सच में इंसानी मांस खाने की इच्छा हुई थी। क्या आप विश्वास कर सकती हैं? आर्या महिला स्कूल 1 की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने सू कियान का फ़ोन लिया और काउंटर पर खाना पकाते हुए उन दुबले हाथों को देखा। उन हाथों के सामने मांस का एक बड़ा टुकड़ा था जो अजीब तरह से इंसानी जांघ जैसा लग रहा था। आर्या महिला स्कूल 1, क्या तुम्हें लगता है कि इस कुकिंग चैनल में कुछ गड़बड़ है? सू कियान को अभी भी वह भयानक एहसास याद था जब वह उस सम्मोहन देश से झटके के साथ जागी थी, जिसमें वह इस कुकिंग चैनल को देखने के बाद चली गई थी। इंटरनेट चलाते समय वह अचानक इस स्ट्रीमिंग रूम पर आ गई थी। हालांकि उसके पास कई रसोइये और शेफ काम करते थे, फिर भी सू कियान को कभी कभी अपने परिवार के लिए कुछ पकाना पसंद था। हमेशा की तरह वह किसी ऐसे कुकिंग चैनल की तलाश कर रही थी जहां वह कुछ नया सीख सके, तभी उसे यह चैनल मिला। अपनी जिज्ञासा के कारण उसने उस पर टैप किया, लेकिन किसने सोचा था कि चैनल देखने के बाद उसे अचानक मांस खाने की तीव्र इच्छा होने लगेगी। अगर उसकी इच्छा केवल मांस तक सीमित होती तो सू कियान चिंतित नहीं होती, लेकिन उस रात वह वास्तव में अपने हाथ में चाकू लिए अपने बेडरूम में पहुंच गई थी और अपने पति को घूर रही थी। ये तो उस जलते हुए ताबीज का शुक्र था जिसने उसे उस सम्मोहन से बाहर निकाला और वह समय रहते खुद को रोक पाई। अगर वह चाकू चल गया होता तो कौन जानता है कि क्या होता। आर्या महिला स्कूल 1 ने अपने होंठ भींचे, उसकी आंखें उस महिला के हाथों पर केंद्रित रहीं। भले ही सामने वाले व्यक्ति का छद्म वेश डिस्गाइज बेदाग था, लेकिन आर्या उसके असली रूप को देख पा रही थी। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था जिसने बहुत सारी यांग ऊर्जा निगल ली थी और एक पोल्टरगाइस्ट बन गया था। इसी कारण वह इंसानों की तरह काम कर सकता था और चीज़ों को छू सकता था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, इसके पहले कि उसने स्ट्रीमिंग रूम को ब्लॉक कर दिया और सू कियान की ओर मुड़कर कहा, बेहतर होगा कि आप उस स्ट्रीमिंग रूम को दोबारा न देखें, मैडम वान। उसने एक सोल क्लींजिंग आत्मा शुद्धिकरण ताबीज निकाला और मैडम वान को देते हुए कहा, आपको अगले 3 दिनों तक इन ताबीजों को अपने पास रखना चाहिए और अपने फ़ोन को लॉक रखना चाहिए, क्योंकि आपको उस कुकिंग चैनल को देखने की इच्छा फिर से होगी। जब सू कियान ने आर्या महिला स्कूल 1 की बातें सुनी तो वह डर के मारे सुन्न हो गई और जल्दी से वह ताबीज ले लिया जो आर्या उसे दे रही थी और उसकी मदद के लिए धन्यवाद किया। एक बार जब सू कियान चली गई
तो आर्या महिला स्कूल 1 ने अपना फ़ोन निकाला और वह ऐप डाउनलोड किया जिस पर सू कियान को वह कुकिंग चैनल मिला था जो इंसानी मांस को सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उसने ध्यान से एक छोटा वीडियो देखा जहां वह महिला भूत इंसानी मांस पका रही थी और जिसे वह मीट बॉल्स कह रही थी। अचानक आर्या को भी अपने ऊपर एक बेहोशी का एहसास हुआ, लेकिन चूंकि वह एक सेलेस्टियल मास्टर थी, इसलिए वह सम्मोहन उस पर पूरी तरह हावी नहीं हो सका और वह उससे बाहर निकलने में सफल रही। ये ठीक नहीं है, उसने अब बंद करते हुए बुदबुदाया। क्या ठीक नहीं है? कियान चमकता दिल, जो अपने काम से लौटा था, उसने आर्या महिला स्कूल 1 से सवाल किया। उसने अपना बैग सोफे पर रखा और फिर उसके गाल पर किस किया। उसके बगल में बैठते हुए पूछा, क्या ठीक नहीं है? कुछ नहीं, बस कोई मुसीबत खड़ी कर रहा है और कुछ नहीं, आर्या महिला स्कूल 1 ने उसे जवाब दिया और फिर पूछा, आज काम कैसा रहा? सब ठीक था, कियान चमकता दिल ने कहा। तभी बटलर की चाय का कप लेकर आए और उसे कियान को थमा दिया। उसने पहले चाय की एक चुस्की ली और फिर आगे कहा, लेकिन असिस्टेंट शी ने तुम्हारी मदद मांगी है। उसने कहा कि उसका एक चचेरा भाई किसी भूत के प्यार में पड़ गया है और उससे शादी करना चाहता है। एक भूत? क्या उस भाई को नहीं पता कि वह एक भूत है? आर्या महिला स्कूल 1 ने उलझन में पूछा क्योंकि उसे ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। आखिर कोई इंसान किसी भूत से शादी कैसे कर सकता है? कियान चमकता दिल ने फीकी मुस्कान के साथ टिप्पणी की, वह जानता है कि वह महिला एक भूत है, लेकिन मैंने सुना है कि वह महिला भूत वास्तव में बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली है। असिस्टेंट शी ने मुझे बताया कि उसका भाई हमेशा से ऐसी लड़की चाहता था जो हर काम में माहिर हो। इसीलिए उस महिला के भूत होने के बावजूद वह उससे शादी करना चाहता है और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। आर्या महिला स्कूल 1, मुझे लगा था कि मैंने बहुत से मूर्ख देखे हैं, लेकिन हर बार जब मुझे कोई नया केस मिलता है तो मुझे एहसास होता है कि मैंने इंसानों की मूर्खता को कमाका है। उसने अपना माथा रगड़ते हुए एक गहरी सांस ली और पूछा, उस भाई के परिवार का इस पर क्या कहना है? क्या वे अपने बेटे की शादी एक भूत से करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं, कियान चमकता दिल ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया और एक मैकरन उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। वे उस महिला भूत को दूर भेजना चाहते हैं लेकिन उनका बेटा अड़ा हुआ है। और जैसा कि असिस्टेंट शी ने मुझे बताया, ऐसा लगता है कि वह महिला भूत बिना शक्तियों के नहीं है। वह अधिकांश भूतों से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि उनके परिवार ने कई सेलेस्टियल मास्टर्स को बुलाया था लेकिन उनमें से कोई भी उस महिला भूत को भेज नहीं सका। इसीलिए असिस्टेंट शी मेरे पास तुम्हारी मदद मांगने आया है। असिस्टेंट शी से कहो कि कल सुबह मुझे लेने आ जाए। आर्या महिला स्कूल 1 ने अपना फ़ोन एक तरफ फेंकते हुए कहा और अपने सामने रखी प्लेट से एक मैकरोन उठा लिया। कल सुबह मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं जाकर उसके उस भाई को देख सकती हूँ। इतना कहकर उसने मैकरोन का एक टुकड़ा लिया और उसे धीरे धीरे चबाने लगी। लेकिन उसकी बदकिस्मती से मैकरोन के कुछ टुकड़े उसके होठों पर चिपक गए, जिसने कियान चमकता दिल का ध्यान खींच लिया। एक युवक का उत्साही खून उसके अंदर उबाल मारने लगा और इससे पहले कि आर्या महिला स्कूल 1 दूसरा टुकड़ा ले पाती, उसके बगल में बैठे आदमी ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने बेडरूम की ओर ले जाने लगा। तुम क्या कर रही हो? वह हैरानी में चिल्लाए और कियान चमकता दिल की ओर देखा जिसके चेहरे पर शरारत भरे भाव थे, जो बता रहे थे कि उसके दिमाग में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उसके सवाल के जवाब में आदमी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी पत्नी बहुत ही लजीज डिलेक्टेबल लग रही है। हे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए।